Good morning, students. वेलकम टू ऑनलाइन एजुकेशन इन दुर्गा मॉडर्न इंटर कॉलेज मंगलोर। तो सभी जो डीएमआईसी के बच्चे हैं उनको मेरा गुड मॉर्निंग, पेरेंट्स को गुड मॉर्निंग। तो जैसा कि आप जानते हैं कि मेरे पास कुछ बच्चों के जो है वो मैसेज आए थे पर्सनली व्हाट्सएप नंबर पर कि सर हमें जो हमारा पहला चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर है हमारा साइंस में 7th क्लास का, वो समझ में नहीं आया है। तो कोई बात नहीं, मैंने बोला कि ठीक है। तो बच्चों ने बोला कि सर थोड़ा सा हमको एक्सप्लेनेशन दे दीजिए उसके बारे में। तो आज हम जो बात करने वाले हैं वो साइंस क्लास का जो चैप्टर होगा वो फर्स्ट चैप्टर होगा। ठीक है, साइंस क्लास का जो आपका फर्स्ट चैप्टर है साइंस की बुक में, उस चैप्टर का नाम है न्यूट्रिशन इन प्लांट। ठीक है, यानी कि पादपों में पोषण, न्यूट्रिशन की हम बात करेंगे। तो आप सभी 7th क्लास के बच्चों को बता दूं मैं, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या पहली बार मेरे चैनल को आप लोग देख रहे हैं तो प्लीज आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और साथ ही साथ जितनी वीडियो यहाँ पे अपलोड होती रहेंगी वो आपकी क्लास से रिलेटेड, 7th क्लास से रिलेटेड में हर एक चैप्टर की वीडियो यहाँ पे बना के अपलोड करूंगा। तो सभी बच्चे जो है वो वीडियो को अच्छी तरीके से देखेंगे। कुछ एक चीजें हैं जो यहाँ पे 2 पॉइंट पे पहले मैं बात करूंगा। ठीक है, 2 पॉइंट। ठीक है, जो पहला पॉइंट आपका होगा, जो भी बच्चा वीडियो को देखेगा वो स्टार्टिंग से लेकर और एंड तक वीडियो को जरूर देखना। ठीक है, नंबर 1 बात। क्यों? उससे क्या होगा, उससे आपके जो डाउट्स हैं, आपकी क्वेरीज है वो सोल्व आउट होती चली जाएगी अकॉर्डिंग टू चैप्टर। जैसे जैसे चैप्टर में हम अंदर की तरफ क्वेश्चनों पे बात करते जाएंगे तो आपका जो पहला पॉइंट है वो ये है कि जैसे ही आप वीडियो को देखेंगे तो उससे क्या होगा, आपके जो डाउट है, कुछ आपके जो डाउट है वो क्लियरिफाई होते चले जाएंगे। दूसरी चीज क्या है हमारे पास में, दूसरा ये है कि इस वीडियो को जब आप देखेंगे, अगर एक बार देखने से आपको समझ में नहीं आती, कोई चीज दिक्कत परेशानी है, वैसे मैं कोशिश करूंगा हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में पढ़ाने की। ठीक है, तो कुछ बच्चे हैं जो हिंदी मीडियम से होंगे वो भी लाभ ले लेंगे, और जो हमारे बच्चे हैं वो इंग्लिश वाले हैं तो वो इंग्लिश मीडियम से इसका लाभ लेंगे। तो मेरी रिक्वेस्ट है, जब वीडियो मैंने बनाई है तो मेरा पर्पज ये है कि दोनों माध्यम के बच्चे जो है इससे वो अच्छे से आसानी से समझ सके। तो जो दूसरा पॉइंट मेरे पास है, पहला पॉइंट आपको वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर और एंड तक देखना है बिल्कुल। ठीक है, और जो दूसरा पॉइंट है मेरा, वो दूसरा पॉइंट ये है कि जो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लोग दोबारा देखें। ठीक है, क्यों? अगर एक बार देखने पर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते या कोई चीज समझ में नहीं आती तो आप वीडियो को क्या है पॉज करके या बैक करके दोबारा भी देख सकते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे अपने साइंस के पहले चैप्टर की। उससे पहले बस एक जरूरी बात यह है कि चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो आप लोग प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मेरे चैनल का नाम है हाई रेटेड केमिस्ट्री। जैसे ही आप बच्चे YouTube चलाते हैं तो YouTube में आपने जाना है, सबसे पहले क्या करना है, सर्च बॉक्स जहां पे आता है वहां पे आपको लिखना है हाई रेटेड केमिस्ट्री। ठीक है, स्पेलिंग चेक कर लेना आप लोग, हाई रेटेड केमिस्ट्री। जैसे ही आप ये सर्च करेंगे तो वहां पे आपको मेरी फोटो दिखाई देगी, यानी कि मेरा जो चैनल है वो खुल जाएगा और मेरी फोटो आपको वहां पे दिखाई देगी। और फोटो को क्या करना है, जब आप चैनल को खोलेंगे तो वहां पे लिखा हुआ आएगा रेड कलर में सब्सक्राइब। तो आपको क्या करना है, सब्सक्राइब के ऊपर टैप करना है, यानी कि इसको क्लिक करना है और वो रेड कलर से कैसा हो जाएगा, व्हाइट हो जाएगा। ठीक है, वहां पे आपको एक बेल आइकन भी दिखेगा। ठीक है, बेल आइकन कुछ इस तरीके का होगा, घंटी जिसको बोलते हैं, उसको भी आपने प्रेस कर देना है और ऑल कर देना है, यानी कि जब भी मेरी आगे से कोई वीडियो आएगी आपके सिलेबस से रिलेटेड, आपकी क्लास से रिलेटेड या कोई टेस्ट सीरीज से रिलेटेड, तो आपको मेरी जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। तो अब हम बात करते हैं अपने चैप्टर की ओर। ठीक है, एक बार मैं बोर्ड पर कर देता हूं। तो सभी बच्चे, आज का जो लेक्चर होने वाला है बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, और मैं कोशिश करूंगा कि इस पूरे लेक्चर को मैं एक ही वीडियो के अंदर खत्म कर दूं। ठीक है, तो मैं सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर पे बात करूंगा, लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट मेरी सभी बच्चों से है, सभी बच्चों के पेरेंट्स, अभिभावकों से है। आप लोग साइंस की जो बुक है आपकी, सबसे पहले आप उसको जो है ओपन कीजिएगा, और जैसे आप ओपन करेंगे तो पहला चैप्टर आपको मिलेगा न्यूट्रिशन इन एनिमल। ठीक है, मैं चैप्टर का नाम डाल देता हूं। जो आपका लेसन नंबर 1 है वो है न्यूट्रिशन इन एनिमल, सॉरी न्यूट्रिशन इन प्लांट। ये आपका बच्चे पहला चैप्टर है न्यूट्रिशन इन प्लांट। जो हिंदी माध्यम के छात्र, हिंदी बोर्ड से है जो, वो लिख लेंगे चैप्टर का नाम पादपों में पोषण। इसको हिंदी में बोलेंगे हम पादपों में पोषण।
देखिए आज मैं अगर इस चैप्टर को पूरे एक वीडियो में खत्म करूंगा तो इसका मतलब जाहिर सी बात है वीडियो थोड़ा लंबा भी होगा, तो सभी बच्चे वीडियो को छोड़ के ना जाएं, वीडियो को देखें, आपके पूरे डाउट क्लियर हो जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो चलते हैं अपने जो पहला हमारा क्वेश्चन बनता है एक्सरसाइज में चलते हैं हम। ठीक है, तो जो हमारे पास में पहला क्वेश्चन आता है, कुछ बच्चों के पास अभी लॉकडाउन की वजह से बुक अवेलेबल नहीं होगी या किसी के पास अभी सिलेबस नहीं होगा, चाहे वो हिंदी माध्यम का हो या इंग्लिश माध्यम का हो, अंग्रेजी माध्यम से हो, तो मैं क्वेश्चन भी यहाँ पे बोर्ड पे आपके लिए लिख दूंगा। कोई ज्यादा इतना बड़ा इशू नहीं है, 10-5 मिनट की वीडियो अगर लंबी हो जाती है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप लोग कोशिश करना। एक तो इस बच्चे बहुत ज्यादा स्पेलिंग मिस्टेक करते हैं, ठीक है, तो आपने स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करनी है। बहुत ज्यादा बच्चों की ये क्वेरी आती है, मतलब मेरी क्वेरी बच्चों को ये जाती है, कॉपी वगैरह जैसे हम चेक करते हैं तो बच्चों की स्पेलिंग मिस्टेक होती है। एक तो आप उस पर ध्यान देंगे, आपके पास बुक है तो आप बुक से अच्छे से स्पेलिंग चेक कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद वैसे मैं यहाँ बोर्ड पे भी क्वेश्चन लिखूंगा आपके लिए, तो मैं स्पेलिंग सही ही लिखूंगा, आप भी उसी तरीके से लिखना। या कुछ बच्चे डिक्टेशन कर दें कि एक बार पढ़ लिया सर ने क्या लिखा है और फिर खुद से लिखते हैं तो स्पेलिंग में मिस्टेक कर देते हैं, वो तो ऐसा ना करे कोई भी बच्चा। तो चलिए, जो हमारा पहला क्वेश्चन आता है वो आता है व्हाई डू वी नीड, ठीक है, यानी व्हाई डू वी नीड टू बी फूड, यानी कि हमको जो भोजन है उसकी जरूरत क्यों होती है, या ऐसा बोल सकते हैं हम जीवों को जो है वो भोजन की आवश्यकता क्यों होती है। तो पहला क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, ध्यान दीजिएगा सभी बच्चे, व्हाई, और अच्छे से नोट्स बनाना है आपने, ठीक है, व्हाई डू नीड। अगर कोई चीज इसमें आपको समझ में ना आए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं कि सर ये चीज समझ में नहीं आई, या आप मुझे पर्सनली टेक्स्ट कर सकते हैं और मैं अपना नंबर भी आपको प्रोवाइड कर देता हूँ। ये नंबर मेरा आप नोट कर लीजिए, ठीक है, यह नंबर नोट कर लीजिए मेरा 8126190120, ठीक है, रजत चौहान, ये मेरा नंबर है, यही मेरा व्हाट्सएप नंबर है, यही मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। तो अगर आपको कोई दिक्कत परेशानी या क्वेरी आती है तो आप मेरे नंबर पर जो है वो मैसेज कर सकते हैं कि सर हमको ये डाउट है, ये पूछना है। आप एनी टाइम कभी भी पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात उसमें नहीं है। तो मैं क्वेश्चन लिखता हूं, व्हाई डू वी नीड टू बी फूड, ठीक है, व्हाई डू वी नीड टू बी फूड, ये मेरे पास क्वेश्चन है। तो क्या करेंगे इसमें बच्चे, ध्यान देंगे, इसने कहा है कि जीवों को, यानी कि जो जीवित है प्राणी, उनको भोजन की आवश्यकता क्यों होती है। अब एक बात बताइए, आप लोग, आप भी हैं, मैं भी हूं, जितने भी लिविंग बींग्स हैं, अगर वो मतलब अपनी लाइफ को स्पेंड करेंगे, जिंदगी को जिएंगे, तो उनको खाना तो चाहिएगा ही, जाहिर सी बात है, क्योंकि विदाउट फूड वी कांट सर्वाइव, खाने के बिना हम जीवित नहीं रह सकते, पानी के बिना हम जीवित नहीं रह सकते। तो जो खाने पीने की प्रक्रिया है, वहीं से क्वेश्चन आपका पैदा हुआ है, व्हाई डू वी नीड टू बी फूड, यानी जीवों के लिए खाद्य क्यों आवश्यक है, या जीवों के लिए भोजन क्यों आवश्यक है। तो इसी पे हम बात करेंगे। पहले आप अपने माइंड में सोचिएगा कि इस बात को हम कैसे करें, कैसे सोचे, आप खुद पे लीजिएगा इस बात को, खुद से मतलब ये जानने की कोशिश करिए कि हमें भोजन की आवश्यकता क्यों होती है। ठीक है, तो भोजन की आवश्यकता बेसिकली हमें इसलिए होती है क्योंकि देखिए हमारी जो डेली की दिनचर्या है उसके लिए हम काम करते हैं, मतलब बहुत सारा काम करते हैं, उसके लिए हमें एनर्जी भी चाहिए, ठीक है, और हमारी जो बॉडी का मेंटेनेंस है उसको भी हमको फिट रखना है। तो हमें कुल मिला के जो अपना जो जीवन है इसके विकास के लिए और अपनी जो लाइफ है इसके रख रखाव के लिए, ठीक है, तो हमें क्या किस चीज की जरूरत पड़ती है, वो एनर्जी की जरूरत पड़ती है। और एनर्जी में कहां से मिलती है, फूड से। एग्जैक्टली जो वर्ड आया है फूड, यानी कि हमें भोजन की आवश्यकता क्यों होती है, या जीवों को भोजन की जरूरत क्यों होती है, यानी ये चीज इसमें मेन है, इसकी आवश्यकता, ये नीड क्यों है इंसान की। ये नीड इसलिए है क्योंकि जब हम लाइफ को जिएंगे, स्पेंड करेंगे, तो हमें बहुत सारी एक्टिविटी करनी होती है, और एक्टिविटी के लिए हमें क्या चाहिए होगी, एनर्जी। और एनर्जी कहां से मिलेगी, फूड से। तो चलिए हम इसका आंसर लिखते हैं। तो अभी आप लोग सबने नंबर नोट कर लिया ना, मैं इसको रफ कर देता हूं, फिर हम यहाँ पे आंसर लिखेंगे अच्छे से। और सभी बच्चे एक बार और सुन ले, अगर मेरे चैनल पर आप लोग पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, यहाँ आपको सारी वीडियोस मिलेंगी आपके सिलेबस से रिलेटेड, ठीक है। कुछ बच्चों की क्वेरी थी मेरे पास में कि सर हमको वीडियो के द्वारा पढ़ाइए, तो अच्छा लगता है जब बच्चे अपने जो क्वेश्चन है वो रखते हैं हमारे पास में, हमें पता चलता है कि बच्चे की नीड क्या है, क्योंकि बच्चा जो पढ़ रहा है कम से कम बच्चे को वो चीज समझ में आनी चाहिए। तो सबसे बड़ा पॉइंट यही है, कोई बात नहीं। तो अब मैं इसके आंसर की बात करता हूँ, ठीक है, यानी मैं इसके आंसर को लिखने वाला हूं। एक बार देख लीजिए, व्हाई डू नीड टू बी फूड, हमें जो है भोजन की आवश्यकता क्यों होती है, या जीवों को खाद्य की आवश्यकता क्यों होती है।
तो मैंने आपको बता दिया कि किस लिए आवश्यकता होती है, आपको पता है, तो आप लोग नोट करिएगा, जो इसका आंसर है वो लिखिए सभी। ऑल ऑर्गेनिजम्स नीड टू टेक, चलिए मैं लिख देता हूं, ऑल ऑर्गेनिजम्स का मतलब लिविंग बीइंग, ऑल ऑर्गेनिजम्स, इसका जो आप लिखोगे ना, तो ये क्वेश्चन जो है आप ब्लैक पेन से लिखना, और ठीक है, और जो आप आंसर लिखोगे वो ब्लू पेन से लिखना। तो जो ब्लू पेन से लिखोगे एक साफ साफ अच्छा सा कार्य करना है आपको, मैं अच्छे से लिखाऊंगा तो आपको भी अच्छे से लिखना है, ठीक है। चलिए, ऑल ऑर्गेनिजम्स नीड टू बी फूड। अब ये तो बात है कि सभी जीवों को जो है वो खाने की जरूरत होती है। नीड टू टेक कर देना या नीड टू बी फूड कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। आंसर एग्जैक्टली ऐसे लिखना जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, ठीक है। फूड एंड गेट एनर्जी, क्या चाहिए उन्हें? इसी चीज के लिए तो हम भोजन को खाते हैं कि हमें क्या मिले, भोजन से एनर्जी मिले। इसी के लिए हम क्या करते हैं, अपना जो भोजन है उसको हम करते हैं। तो इसमें आ जाएगा ऑल ऑर्गेनिजम्स नीड टू बी फूड एंड गेट एनर्जी ऑफ देयर बॉडीज, यानी कि खुद के लिए, ऑफ ये आपका जो है वो पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। इसका मतलब हो गया सभी जीवों को जो है अपने शरीर के रख रखाव के लिए, यानी बॉडी मेंटेनेंस के लिए, इसमें थोड़ा सा मैं और बड़ा करके लिखना चाहूंगा इसको, ठीक है। एनर्जी थोड़ा सा और बड़ा हो जाएगा, उससे क्या होगा, जो और भी हमारे सारे डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे एनर्जी के बाद आप फॉर कर देना। एनर्जी किसके लिए चाहिए आपको? ग्रोथ के लिए चाहिए ना, एनर्जी फॉर ग्रोथ। यानी कि एनर्जी फॉर ग्रोथ और मेंटेनेंस या डेवलपमेंट भी कह सकते हैं, ग्रोथ डेवलपमेंट लिख लो आप। डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस देयर बॉडी, एंड मेंटेनेंस देयर। एक बार इसको आप लोग पढ़िए पहले क्या लिखा है। ऑल ऑर्गेनिजम्स नीड टू बी फूड टू गेट एनर्जी फॉर ग्रोथ डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ देयर बॉडी। यानी कि जो सभी जीव हैं उनको जो भोजन चाहिए वो इसलिए चाहिए क्योंकि अपने शरीर के रख रखाव के लिए, और ये भोजन हमें कहाँ से मिलता है? तो ये जो भोजन से भी क्या मिलती है? एनर्जी, और एनर्जी के लिए भी क्या चाहिए? तो किस लिए चाहिए वो? हमें शरीर के डेवलपमेंट के लिए, हमारी बॉडी के डेवलपमेंट के लिए, और बॉडी को सही करने के लिए, यानी रख रखाव के लिए, मेंटेनेंस के लिए। तो इसको आप नोट करिए, ये आपका एक्सरसाइज 1 का चैप्टर 1 का 7th क्लास में जो चैप्टर 1 है न्यूट्रिशन इन प्लांट, उसका पहला क्वेश्चन था ये एक्सरसाइज का। इसको फटाफट नोट करिए आप, या ऐसा कर लीजिए आप लोग, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको नोट करिए। ये वीडियो को पॉज कर दीजिए। तो जो अगला क्वेश्चन आपका बनता है वो, इस क्वेश्चन को नोट करने के बाद क्वेश्चन नंबर आपका 2nd है। ये नंबरिंग आप खुद कर लेना, बस मैं क्वेश्चन डाल रहा हूं, ठीक है, अपने हिसाब से। बच्चे आगे पीछे भी कई बार कर देते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका बनता है डिस्टिंग्विश बिटवीन, यानी कि आपको डिफरेंस बताना है एक तरीके से। डिस्टिंग्विश बिटवीन इसमें बताना है पैरासाइट में एंड सेप्रोट्रोफ में। तो मैं लिख देता हूं क्वेश्चन को, या डिफरेंस लिख लो आप। डिफरेंस बिटवीन, किसके अंदर बताना है आपको? डिफरेंस जो है वो एक तो बताना है आपको पैरासाइट के अंदर, और एक बताना है आपको सेप्रोट्रोफ के अंदर, ठीक है। तो डिफरेंस बिटवीन पैरासाइट एंड, या एंड आप ऐसे लिख देना, सेप्रोट्रोफ, इस तरीके से। ये आपका जो है वो क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डिफरेंस बिटवीन पैरासाइट एंड सेप्रोट्रोफ। तो इसके अभी हम इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिएगा। अब हम इसका जो है वो आंसर लिखते हैं, डिफरेंस बिटवीन पैरासाइट एंड सेप्रोट्रोफ।
ठीक है। तो एक तरफ आप डाल देंगे पैरासाइट और एक तरफ डाल देंगे आप सेप्रोट्रोफ, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नोट कर लिया आपने। आप लोग क्वेश्चन अपनी बुक से नोट करें तो ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। तो मैं इसके हम 2 कॉलम बनाएंगे, एक तरफ लिखेंगे हम पैरासाइट, एक तरफ लिखेंगे हम सेप्रोट्रोफ। देखिए पैरासाइट जो होता है हमारे पास होता है परजीवी, परजीवी यानी जो अपना जीवन यापन किसी दूसरी चीज से अपना न्यूट्रिशन लेता है, अपना पोषण के लिए किसी दूसरी चीज के ऊपर डिपेंड रहता है, दैट इज पैरासाइट यानी कि परजीवी। और ये होता है हमारा जो दूसरा सेप्रोट्रोफ, ये होता है हमारा मृत जीवी यानी कि जो डिकम्पोज चीजें हैं, डिकम्पोजर चीजों से जो अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। जैसे सपोज कोई पशु है, उसकी डेथ हो गई, तो डेथ होने के बाद क्या हुआ, उसकी डेड बॉडी है, जो उसमें जो है वो बैक्टीरिया, फंगस, ये वगैरह वगैरह जो चीज उसमें लग के उसने बैक्टीरिया ने पूरी बॉडी को उसको डिकम्पोज कर दिया यानी कि मिट्टी में मिला दिया। और जहां भी मिट्टी में मिलाया वहीं पे जब उसकी डेड बॉडी गल के सड़ जाएगी तो क्या होगा, पूरी बॉडी डिकम्पोज होने के बाद वहां पे क्या होगा, छोटे छोटे बैक्टीरिया वगैरह हो जाएंगे। तो बैक्टीरिया वगैरह वो कहां से उन्होंने अपने न्यूट्रिशन लिया, उस डेड बॉडी से। कई बार आपने देखा होगा कि ह्यूमस परत बन जाती है पृथ्वी पे, धरती पे, जहां भी कोई ऐसे कोई जैसे पशु पक्षी मर जाते हैं, वो पड़े रहते हैं, सड़ जाते हैं, फिर वहीं वो मिट्टी में मिल जाते हैं, उनके जो अवशेष होते हैं वो सब कुछ। तो वहां की मिट्टी जो होती है वो काली मिट्टी हो जाती है और ह्यूमस उस मिट्टी में मिलता है। चलिए मैं उस पर बात अभी नहीं करूंगा, वो आगे जब आप दूसरी बड़ी क्लास में आएंगे तो हम उस पर बात करेंगे। अभी आपका लेवल 7th क्लास का है तो 7th वाली हम बात करेंगे। तो एक तरफ चलिए इसको हम डिफरेंस करते हैं, किसमें करना है हमको डिस्टिंग्विश बिटवीन, किसका था हमारे पास, एक पैरासाइट का था और एक सेप्रोट्रोफ का था। तो फटाफट आप डालिए इसमें सेप्रोट्रोफ और पैरासाइट। एक तरफ आप पैरासाइट लिख लीजिए, एक तरफ आप सेप्रोट्रोफ लिख लीजिए, फटाफट से इसको नोट करिए। सेप्रोट्रोफ और पैरासाइट आप लिख लीजिए। चलिए तो इसमें बेसिकली 2 डिफरेंस बताने हैं, एक इनके नाम बताने हैं और एक इनका डिफरेंस क्लास के लेवल के हिसाब से। तो एक तरफ मैं लिखूंगा, ऐसे कॉलम बना लेना आप भी, एक तरफ लिख रहा हूं मैं पैरासाइट, PARASITE, पैरासाइट, ठीक है। स्पेलिंग सभी बच्चे सही लिखेंगे, कोई भी बच्चा गलत नहीं लिखेगा। एक तरफ सेप्रोट्रोफ, SAPROTROP, ठीक है, सेप्रोट्रोफ। अब इसके बीच में हमको क्या करना है, डिस्टिंग्विश करना है, डिफरेंस करना है। तो फर्स्ट में यहां करूंगा और इसका भी फर्स्ट में यहां करूंगा। पैरासाइट क्या होता है, देखिए एक बार हिंदी में समझ लीजिए इसको। पैरासाइट होता है हमारा परजीवी यानी कि जो अपना जीवन यापन के लिए यानी अपने पोषण के लिए, अपने भोजन के लिए, न्यूट्रिशन के लिए किसी दूसरे जीव के ऊपर डिपेंड रहता है या दूसरे प्लांट के ऊपर डिपेंड रहता है, तो दैट इज पैरासाइट। और सेप्रोट्रोफ होता है हमारा यानी कि मृत जीवी यानी कि जो डिकम्पोजर चीजों के लिए, मृत चीजों के लिए, यानी कि जो चीजें मर चुकी हैं, जो डेड बॉडीज सड़ चुकी है, उनसे अपना न्यूट्रिशन लेता है, दैट इज सेप्रोट्रोफ। इसको बोलते हैं हम मृत जीवी, इसको बोलते हैं परजीवी। पर का मतलब किसी दूसरे के ऊपर, पर दूसरे के ऊपर, दैट इज पैरासाइट। सेप्रोट्रोफ मृत जीव यानी कि जो चीज हमारे डेड हो चुकी है उस चीज से न्यूट्रिशन लेना। तो पैरासाइट में हम पहला पॉइंट लिखेंगे इसमें, ध्यान देंगे सभी बच्चे, ऑर्गेनिजम्स ड्राइव न्यूट्रिशन, ORGANISMS, ठीक है, ऑर्गेनिजम्स। इसमें आप लोग ना, अगर आप, मैं ऐसा है कि बोर्ड की जो है वो स्ट्रेंथ थोड़ी कम है, तो आप लोग अच्छे से देख लेना। स्पेलिंग अगर आपको कहीं लगता है कि नहीं आ पा रही, छोटा हो गया, तो आप मुझे बोल सकते हैं, लेकिन गलत कोई भी बच्चा ना लिखे, ठीक है। ऑर्गेनिजम्स ड्राइव न्यूट्रिशन फ्रॉम, न्यूट्रिशन फ्रॉम। अब ये बात आती है कि ये अपना जो न्यूट्रिशन है वो कहां से लेते हैं, फ्रॉम। अभी मैंने आपको बताया द बॉडी ऑफ अदर लिविंग बींग्स, ठीक है, फ्रॉम द बॉडी ऑफ, ये डी है यहाँ पे, बॉडी ऑफ अदर यानी कि अन्य, ध्यान दीजिएगा, ये कहां से लेते हैं, बॉडी अदर लिविंग पैरासाइट, ठीक है, अदर लिविंग। इसमें हम 2 चीजें कर सकते हैं, तो अदर जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स यानी दूसरे जीवों से, ठीक है। तो ऑर्गेनिजम्स ब्रैकेट में होस्ट कर देता हूं, यानी कि ये होस्ट दूसरी जो चीजों से है वो अपना क्या करेंगे,
न्यूट्रिशन लेंगे। तो इसको मैं हिंदी में आपको बताऊं, मतलब ये जो अपना भोजन है वो दूसरों के अपने भोजन के लिए, अपने न्यूट्रिशन के लिए किसी दूसरे पेड़ पर या जीवों पर निर्भर रखते हैं। ये कौन होते हैं? पैरासाइट। लेकिन अगर मैं बात करूं सेप्रोट्रोफ की, तो सेप्रोट्रोफ में क्या करते हैं? प्लांट विच ड्राइव। ध्यान रखिए, सेप्रोट्रोफ को लिखने की मुझे जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने ऊपर ऑलरेडी लिख दिया है, तो आप लोग ध्यान देंगे। प्लांट विच ड्राइव न्यूट्रिशन, ठीक है, प्लांट विच ड्राइव न्यूट्रिशन। ये इसमें और इसमें एक ही चीज है, ये दूसरों के ऊपर डिपेंड रहते हैं और ये डेड बॉडी से अपना जो है वो क्या करते हैं? अपना जो न्यूट्रिशन लेते हैं फ्रॉम डेड बॉडीज या फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग। डेड एंड डिकेइंग, तो ये इसकी बात होगी, ठीक है। प्लांट्स विच ड्राइव न्यूट्रिशन फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। डिकेइंग कैसे ऑर्गेनिजम्स है? डिकेइंग यानी कि डिकम्पोज। दैट इज कॉल्ड नोन एज सेप्रोट्रोफ। सो इट इज कॉल्ड नोन एज, लिख लेना आप। ये बोर्ड छोटा है, मैं नहीं लिख पा रहा, तो आप लोग लिख लेना। बस बात यहीं पे खत्म हो गई। प्लांट विच ड्राइव्स न्यूट्रिशन फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स, यानी जो मरे हुए या मृत जीवी चीजों से अपना पोषण लेते हैं, दैट इज सेप्रोट्रोफ। दैट इज कॉमनली दैट इज कॉल्ड नोन एज सेप्रोट्रोफ। एंड ऑर्गेनिजम्स ड्राइव न्यूट्रिशन फ्रॉम द बॉडी ऑफ दियर ऑर्गेनिजम्स या होस्ट, इसको आप बोल सकते हैं दैट इज पैरासाइट। इनके एग्जाम्पल की मैं बात करता हूं, एग्जाम्पल तो इसमें और इसमें एक एक इनके एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूं। ध्यान देंगे सभी बच्चे, एग्जाम्पल का अपना ध्यान रखेंगे सभी बच्चे, तो ध्यान देंगे सभी बच्चे। इसमें एग्जाम्पल आपके पास क्या हो सकता है? कैस्कटा, ठीक है, कैस्कटा, ठीक है, यानी कि जिसको हम आम भाषा में बोलते हैं अमरबेल, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको? अमरबेल। अमर बेल भी इसको बोलते हैं। ये किसका एग्जांपल है? पैरासाइट का। और इसका एग्जांपल कौन सा है? ये इसमें हमारा एग्जांपल होता है अगर मैं इसकी बात करूं सेप्रोट्रोफ, यानी जो डेड चीजों से अपना भोजन लेते हैं तो बोलते हैं मशरूम। मशरूम, इसको हिंदी में भी हम मशरूम ही बोलते हैं और इंग्लिश में भी इसको मशरूम बोलते हैं। इसको आप नोट करिए पहले, ये दूसरे क्वेश्चन का आपका आंसर था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की आगे बात करेंगे, तो पहले आप इसको नोट कर लीजिए अच्छे से। लेकिन मैं फिर से बता दूं, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करनी है किसी भी बच्चे को, इसलिए मैं क्वेश्चन भी लिख रहा हूं और आंसर भी यहाँ पे लिख रहा हूं। नोट करिए इसको फटाफट या स्क्रीनशॉट लीजिए। ये क्वेश्चन नोट करने के बाद अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, गिव ए ब्रीफ डिस्क्रिप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गिव ए ब्रीफ डिस्क्रिप्शन। गिव ए ब्रीफ डिस्क्रिप्शन किस चीज का पूछा है? ऑफ द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस, ऑफ द प्रोसेस ऑफ give a brief description of the process of synthesis of food in green plant, of food in green plant। देखिए सबसे पहले ये देखिए हमें क्वेश्चन में पूछा क्या है, ठीक है। एक डिस्क्रिप्शन देना है हमें, यानी कि अपनी टिप्पणी देनी है एक किसकी, एक ऐसी प्रक्रिया की जिससे पता चलता हो कि जो फोटोसिंथेसिस होता है हमारा, ये जो फूड सिंथेसिस होता है जो ग्रीन प्लांट में या हरे पौधों में जो ये प्रकाश संश्लेषण वाली प्रक्रिया है, उसके बारे में यहाँ पे हमें लिखना है कि जो पौधे हैं जो इसमें हरे पौधों में जो खाद्य संश्लेषण की क्रिया है, यानी कि हरे पौधों में जो खाना बनाने की क्रिया है, उसी के बारे में यहाँ पे लिखना है। तो आप लोग क्वेश्चन नोट करिए और फिर मैं इसका आंसर लिखता हूँ, ठीक है। चलिए आप लोग फटाफट क्वेश्चन नोट कर लीजिए, कर ले सभी क्वेश्चन नोट, अच्छे से क्वेश्चन को नोट करना है, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करनी है। दोबारा सुन लीजिए, गिव ए ब्रीफ डिस्क्रिप्शन
ऑफ द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ फूड इन ग्रीन प्लांट। कोई भी बच्चे स्पेलिंग मिस्टेक प्लीज ना करें। इसलिए मैं वीडियो मेरा लंबा होगा लेकिन मुझे कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पे प्रॉपर हर चीज की स्पेलिंग लिख के रहा हूँ आपके सामने ताकि आपको दिक्कत ना हो। और जल्दी ही फिर मैं इस चैप्टर को कराने के बाद 1 दिन 2 दिन बाद आपका वीडियो टेस्ट करूंगा। वीडियो कॉलिंग के माध्यम से आपका जो है वो टेस्ट होगा और टेस्ट की शर्तें ये होंगी कि कोई बच्चा वेबकैम से नजरें इधर उधर नहीं करेगा। तो सभी बच्चे अपनी अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे इसको जब मैं टेस्ट लूंगा। और जिस हिसाब से आपका वीडियो टेस्ट होगा उस हिसाब से प्रत्येक गार्जियंस के पास, पेरेंट्स के पास इंडिविजुअली कॉल करके आपकी जो है वो परफॉर्मेंस की जानकारी मैं दूंगा। तो प्लीज इसको पहले नोट कर लीजिए आप। चलिए, अब क्वेश्चन में मेरे से पूछा है कि जो हरे पौधे होते हैं, ग्रीन प्लांट्स होते हैं, उनमें जो भोजन बनाने की क्रिया है तो वो वो संश्लेषण की जो क्रिया है, वो खाद्य संश्लेषण की जो क्रिया है वो किस तरीके से होती है। देखिए पहले मैं आपको बताता हूँ, हरे पौधों में जो है वो क्या होता है, संश्लेषण कहाँ होता है, वो लीव्स में होता है, यानी पत्तियों में होता है। पेड़ पौधे का जो खाना बनता है वो कहाँ होता है, पत्तियों में। और इसी वजह से हमारी जो लीव्स है उनको क्या बोलते हैं, फूड फैक्ट्री बोलते हैं। तो कहीं ना कहीं जो हमारे पास हरी लीव्स होती हैं वो हमारी फूड फैक्ट्रियां हैं। खाद्य का जो संश्लेषण होता है वो ग्रीन जो लीव्स होती हैं उनके अंदर होता है। ठीक है, तो इसमें कुछ रॉ मटेरियल की आवश्यकता होती है, कच्चे माल की, जिसको हम बोल सकते हैं सनलाइट, और हमारा जो वाटर हो गया, मिनरल हो गया, इनकी हेल्प से तो बनता है। और ड्यू टू इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, यानी सनलाइट की प्रेजेंस में ये सारी चीजें जब होती हैं तो एक ग्रीन कलर का पिगमेंट बनता है जिसको बोलते हैं क्लोरोफिल, यानी कि हरा वर्णक, जिसके कारण हमारी पत्तियों का रंग कैसा होता है, हरा होता है। तो सनलाइट के प्रेजेंस में जो क्लोरोफिल होता है वही क्या करता है, एनर्जी को सूर्य से एब्जॉर्ब करता है, यही प्रोसेस होता है। तो इसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो आंसर की अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो इसका आंसर लिखिएगा लोग, लीव्स आर द फूड फैक्ट्री। ठीक है, लीव्स आर द फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट। पहला पॉइंट यही बनता है, लीव्स आर द फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट, ऑफ एनी प्लांट कर देना, किसी भी पौधे की जो होती है वो पत्तियां क्या होती हैं, फूड फैक्ट्री होती है। लीव्स आर द फूड फैक्ट्री ऑफ एनी प्लांट, यानी कि किसी भी प्लांट की जो फूड फैक्ट्री होती है वो किसको बोला जाता है, वो पत्तियों को बोला जाता है। ठीक है, इसके बाद दूसरा होता है हमारा द सिंथेसिस ऑफ फूड इन प्लांट। ठीक है, द सिंथेसिस ऑफ, इसमें लिखना आप लोग, द सिंथेसिस ऑफ फूड इन प्लांट, फूड इन प्लांट, द सिंथेसिस ऑफ फूड इन प्लांट अकर इन लीव्स। ठीक है, अकर इन लीव्स, ये इसको आप सही तरीके से नोट करना। ठीक है, अकर इन लीव्स, तो यहां तक आप लोग जब नोट कर लेंगे, और क्या होता है, एंड अकर द लीव्स, और इसी सनलाइट भी हमारे पास चाहिए होती है। तो लीव्स के बाद आप कर देंगे, जो लीव्स होता है इसमें क्या चाहिए, कुछ रॉ मटेरियल चाहिए। तो देयर फॉर ऑल रॉ मटेरियल। ठीक है, देयर फॉर ऑल द रॉ मटेरियल, लाइक, ये चीज आप ब्रैकेट में कर देंगे, लाइक वाटर, वाटर के बाद क्या हो गया हमारा, मिनरल्स, सनलाइट, ये किसकी कैटेगरी में आते हैं हमारे, इसको आप ये कर देना। रॉ मटेरियल जो होता है उसमें क्या क्या होता है, वाटर होता है, मिनरल होता है, सनलाइट होता है, ये कुछ एक मेनली चीज है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, जो सनलाइट वगैरह है मस्ट रीच। ठीक है, सनलाइट मस्ट रीच, यानी कि ये चीज उसको चाहिए ही चाहिए। तो इसके बाद आप इसमें थोड़ा सा और ऐड कर देंगे, एक इसमें CO2 भी होता है हमारे पास, कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे आप सनलाइट से पहले CO2 भी लिख देना, यानी कि इसका जो पूरा नाम है वो कार्बन डाइऑक्साइड है। तो इसके बाद हम लिखेंगे इसमें, कहां तक लिखा आपने, मस्ट रीच। तो इसके बाद लिखेंगे कहां चाहिए, मस्ट रीच हियर, यानी कि हमें ये चीज चाहिए। तो यहाँ तक आप लोग इसमें नोट कर लें। अगर और थोड़ा बड़ा लिखना चाहते हैं तो मैं और थोड़ा सा बड़ा करा देता हूँ इसमें, ताकि जो है वो अच्छे से और चीजें हमें क्लियर हो जाए। ठीक है, वाटर एंड मिनरल जो है इसमें वो बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो इसमें देखिए वाटर एंड मिनरल ट्रांसपोर्ट टू, यानी वाटर एंड
ट्रांसपोर्ट टू मैं ऊपर से साफ कर रहा हूं, इसको एक बार नोट कर लीजिए आप, फिर मैं ऊपर से इसको हटा दूंगा थोड़ा सा। चलिए ट्रांसपोर्ट टू यहां से लिख रहा हूं फिर, ठीक है। इसके बाद जब आप ये चीज लिख लेंगे, इसके बाद आपको यहां से लिखना है ऊपर से, ठीक है। ट्रांसपोर्ट टू के बाद आपने जो है वो ऊपर से लिखना है टू द लीव्स, टू द लीव्स, यहां तक आपको लिखना है। बाय द किसके द्वारा होता है ये सब चीज, जो ये ट्रांसपोर्टेशन का काम होता है वो बाय द रूट के द्वारा होता है। मेरे वैसे तो मेनली जो होता है ना बाय थ्रू रूट, यानी कि रूट के द्वारा क्या होता है, वाटर एंड मिनरल का ट्रांसपोर्टेशन होता है, ठीक है। जब हम आगे जाएंगे तो हम इसमें आगे और चीजें पढ़ेंगे, जो वाटर है उसको कौन सप्लाई करता है, जो हमारा फूड है उसको कौन सप्लाई करता है। कुछ हमारे स्टोमेटा होते हैं यानी रंध्र होते हैं, जैसे जाइलम होता है वो वाटर ट्रांसपोर्ट का काम करता है, जो फ्लोएम होता है वो फूड ट्रांसपोर्ट का काम करता है किसी भी ट्रीज के अंदर या प्लांट के अंदर। तो आप लोग इसको नोट करिए, द लीव्स बाय थ्रू रूट। यहां तक जब आप लोग नोट कर लेंगे तो इसके बाद आपको लिखना है रूट के बाद फुल स्टॉप मत लगाना, यानी कि रूट और क्या करता है, रूट के अलावा क्या होता है, द स्टेम, द ब्रांचेस एंड लाइक लीव्स, ठीक है। द रूट, द स्टेम, द ब्रांचेस, ठीक है, द ब्रांचेस, द रूट, द स्टेम एंड लाइक लीव्स, ठीक है, एंड लाइक लीव्स। यहां तक इसको आप फटाफट से नोट कर लीजिए। इसके बाद मैं इसमें और लिखता हूं थोड़ा सा, ताकि और अच्छा सा लगे, कुछ थोड़ी बातें ज्यादा हो जाएंगी इसके बारे में, लेकिन कोई बात नहीं, आप लोग आसानी से इसको याद कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। द लीव्स हैव ए ग्रीन पिगमेंट, जिसकी मैंने अभी बात करी थी, द लीव्स हैव ए ग्रीन पिगमेंट। ग्रीन पिगमेंट इसको क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल। तो यही चीज इसमें बताई गई है, दैट इज कॉल्ड क्लोरोफिल, दैट इज कॉल्ड क्लोरोफिल। ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, द लीव्स हैव ए ग्रीन पिगमेंट दैट इज कॉल्ड क्लोरोफिल, यानी कि जो ग्रीन प्लांट के अंदर जो पिगमेंट होता है वो क्या होता है, वो होता है हमारा क्लोरोफिल, ठीक है। तो आप लोग इसको नोट कर लेंगे। और ये क्या हेल्प करता है, विच हेल्प्स टू लीव, विच हेल्प्स टू लीव। अब बात आती है कि ये हेल्प क्या करता है, जो ग्रीन पिगमेंट होता है ये हमारा जो सनलाइट है उसको एब्जॉर्ब करने का कार्य करता है। क्या करता है, जो सनलाइट है उसको एब्जॉर्ब करने का कार्य करता है। तो ये लीव में जो काम करता है, ठीक है। तो आप लोग इसको नोट करिएगा, which helps to leave to capture the energy, ठीक है, to capture the energy from sunlight, to capture the energy from sunlight। तो इसको आप लोग जो है वो नोट कर लीजिएगा। यहाँ पे जो आपका ये क्वेश्चन है वो पूरा हो गया है, ठीक है। इसको आप लोग अच्छे से नोट करिए, इसका फटाफट से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, हम बात करते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ से बनता है, ठीक है, और कैसे बनता है। चलिए, तो हमारा जो टेक्स्ट बुक में आप देखेंगे, अगला जो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, डायग्राम की हेल्प से आपको बताना है क्वेश्चन का जो आंसर है। चलिए मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ आपके लिए, तो सभी बच्चे ध्यान से क्वेश्चन को नोट करेंगे, ठीक है। आपका क्वेश्चन है, शो विद द हेल्प ऑफ, यानी कि आपको दिखाना है डायग्राम के थ्रू, शो विद द हेल्प ऑफ,
ध्यान दीजिएगा, आपका जो क्वेश्चन है, शो विद द हेल्प ऑफ ए स्केच, ठीक है, एक स्केच की सहायता से आपको दिखाना है कुछ डायग्राम के बारे में, वो आपसे बात कर रहा है, ठीक है। शो विद द हेल्प ऑफ अ स्केच द प्लांट आर द show with the help of a sketch the plant are the ultimate source of food, ठीक है, the ultimate source of food, ठीक है। ये आपका जो है वो क्वेश्चन है यहाँ पर, ठीक है, इसको आप ध्यान देंगे। तो जो आपका क्वेश्चन है इसका आंसर क्या होगा, यानी कि हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, शो विद द हेल्प ऑफ ए स्केच द प्लांट आर द अल्टीमेट सोर्स ऑफ फूड, यानी कि इन्होंने कहा है कि एक स्केच की सहायता से, एक ऐसे डायग्राम के थ्रू आपको समझाना है कि जो प्लांट है वो हमारे सोर्स के क्या है, अल्टीमेट सोर्स, यानी कि हमारे जो फूड के जो सोर्स हैं वो प्लांट है। तो इस तरीके से इसमें आपको बताना है, चित्र के द्वारा कह लो, आप चित्र के द्वारा समझ सकते हैं। तो पहले इसमें क्या होगा, देखिए इसमें कहा है सो विद द हेल्प ऑफ ए स्केच, ठीक है, द प्लांट आर अल्टीमेट सोर्स। देखो कुछ चीजें हमारे पास होती हैं, हमारे इस जो जीव जगत है ये, इसमें क्या होता है, हमारा जो लिविंग कल्चर है, इसमें बहुत सारे पशु पक्षी, जिसमें आप इंसान मानव भी होते हैं, ह्यूमन बीइंग। तो वो क्या होता है, कहीं ना कहीं जैसे प्रकृति में जो फूड के सोर्स है उस पर जो प्लांट है वो डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली रूप से डिपेंड होते हैं, ये बात आपको माननी पड़ेगी। इसका मैं एग्जांपल भी आपको दूंगा कि कैसे, ठीक है। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली किस पर डिपेंड होते हैं, प्लांट के ऊपर, लेकिन कुछ कार्निवोर ऐसे होते हैं, मांसाहारी जीव ऐसे होते हैं जो घास खाने वाले या पौधे खाने वाले जानवरों के ऊपर डिपेंड होते हैं। तो कहीं ना कहीं कोई तो डायरेक्टली, इंडिविजुअली में बात करूं तो कभी ऐसा, मतलब कोई तो ऐसा होता है कि कोई तो डायरेक्टली डिपेंड होता है किसके ऊपर, प्लांट के ऊपर, ठीक है, और कोई एनिमल ऐसे होते हैं तो इनडायरेक्टली होते हैं। देखिए अब बहुत सारे ऐसे जो हैं, आपने पढ़ा होगा 6th क्लास में हमने पढ़ाया था लास्ट ईयर कि जो हमारे पास में 3 तरीके के जो हैं वो जानवर होते हैं, जैसे हर्बीवोर, कॉम्निवोर, ऑर्निवोर, ठीक है। हर्बीवोरस, ओमनिवोरस या कार्निवोरस कह सकते हैं, मांसाहारी, शाकाहारी, या फिर मांसाहारी और शाकाहारी दोनों। तो इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं तो आपने ध्यान दिया होगा, हमारे जो भेड़ बकरियां हैं, ठीक है, या आप कह सकते हैं बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं, जैसे बुफेलो हो गई, ठीक है, काऊ हो गई, वो क्या है हमारे, वो डायरेक्टली अल्टीमेट, सॉरी हमारे क्या है वो डायरेक्टली उसका संबंध किससे है, प्लांट से। ध्यान दीजिएगा आप लोग, उनका जो अल्टीमेट सोर्स ऑफ फूड है पेड़ पौधों से वो डायरेक्ट है, यानी हमारे घर में जो मवेशी होते हैं, चलिए मैं ज्यादा दूर नहीं जाता, घर पे ही अपने लोकल की बात करता हूँ, हमारे जो मवेशी होते हैं पालतू जानवर, वो डायरेक्टली जो है, जो पालतू जानवर में जैसे आप गाय, भैंस, बकरी, भेड़ ये सब ले सकते हैं, ठीक है, हिरन। तो इसमें क्या होता है, जो या खरगोश आप कह लीजिए, इनमें जो वो डायरेक्टली कहाँ पे वो करते हैं अपना, प्लांट से, यानी कि डायरेक्ट उनका सोर्स क्या है, डायरेक्ट सोर्स है उनका एकदम से प्लांट, यानी वो सीधा क्या खाएंगे, प्लांट को, जैसे घास फूस प्लांट के अंदर ही आता है वो सब। लेकिन शेर डायरेक्टली घास कभी नहीं खाता, वो किसे खाता है, जो घास खाने वाले जीव हैं, यानी जो हमारे घर में रैबिट, या आप कह सकते हैं जैसे मवेशी है हमारे, हमारी भैंसे हो गई, हमारे जो और भी हैं गायें हो गई, तो वो डायरेक्टली कहाँ डिपेंड करते हैं, सीधा प्लांट के ऊपर। लेकिन कुछ को जो मांसाहारी हैं, जैसे हमारा लायन हो गया, शेर हो गया, वो किस पे डिपेंड करता है, वो डायरेक्टली इस पे नहीं करता, लेकिन वो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली इस पे करता है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, देखिए अगर हमारी जो गाय वगैरह है वो घास नहीं खाएंगे तो शेर गाय को नहीं खा पाएगा, गाय होगी नहीं जब प्लांट नहीं होंगे। तो जो यही पूछा है स्केच के आगे से बताना है कि अल्टीमेट सोर्स जो है वो फूड वो प्लांट ही होता है। तो इसके बारे में हम लिखेंगे कि कुछ तो डायरेक्टली होते हैं लेकिन कुछ इनडायरेक्टली होते हैं, ठीक है। मैं आंसर लिख रहा हूं, आप लोग नोट कर लेना। चलिए देखिए इसका जो आंसर बनेगा, ऑल लिविंग बीइंग डिपेंड ऑन प्लांट्स, यानी कि ऑल लिविंग बीइंग डिपेंड, इसको आप ध्यान से लिख लीजिएगा, ऑल लिविंग बीइंग डिपेंड अपॉन प्लांट्स, यानी किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, वो
प्लांट्स के ऊपर करते हैं, ठीक है। तो इसमें डायरेक्टली होगा या इनडायरेक्टली होगा, यानी कि व्हाट एवर, या आप लिख सकते हैं इसमें लिख लीजिए वेदर डायरेक्टली, यानी कि कुछ डायरेक्टली है, वेदर डायरेक्टली, यानी कि क्या है, कुछ तो हमारे पास डायरेक्टली होते हैं और इनडायरेक्टली भी होते हैं, कुछ क्या होते हैं और इनडायरेक्टली। ध्यान दीजिएगा, यानी मैंने भी बताया कि कुछ तो डायरेक्ट डिपेंड होते हैं और क्या होते हैं, कुछ इनडायरेक्टली डिपेंड करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इसके लिए आप ले लीजिए, यानी कि फॉर एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है बताइए। देखिए इसमें एक चीज हो सकती है, इसमें आप ये भी लिख सकते हैं, अपनी तरफ से लिख लूं, या चलो मैं ही लिखवा देता हूं। यहां तक जैसे आप लिखेंगे कि प्लांट्स वेदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, तो एग्जाम्पल ले लो आप। तो इसमें एग्जाम्पल किस तरीके से लेंगे, चलिए पहले एग्जाम्पल ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इसमें हम फॉर एग्जाम्पल में क्या ले सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल के लिए हम ले सकते हैं प्लांट ईटर एनिमल, यानी कि जो पेड़ पौधे खाते हैं, यानी कि प्लांट ईटर एनिमल, ठीक है। प्लांट ईटर एनिमल डिपेंड डायरेक्टली, डिपेंड डायरेक्टली, यानी कि ये कैसे करते हैं अपने ऊपर, डिपेंड जो होता है वो डायरेक्टली ऑन प्लांट। एक कंडीशन तो ये हो गई, यानी कि जो हमारे पास में प्लांट ईटर एनिमल है, यानी कि जो पेड़ पौधों को खाते हैं, ऐसे जो जंतु होते हैं वो सीधा डायरेक्टली करते हैं किस पर, प्लांट के ऊपर। लेकिन इसमें एक कंडीशन है, सभी तो ऐसा नहीं करते, बट कॉर्निवोरस, यहां से नई लाइन से लिख लेना हम लोग, बट जो हमारे कॉर्निवोर होते हैं यानी मांसाहारी, ठीक है। बट इसमें कॉर्निवोर में जैसे हमारा लायन हो गया, ठीक है, जैसे जो मांसाहारी है, जैसे कुत्ता भी इसमें आता है, मांसाहारी में, कॉर्निवोर में आता है वो, बट कॉर्निवोर डिपेंड इनडायरेक्टली, ठीक है, डिपेंड इनडायरेक्टली। यही बात मैंने भी आपको बताई थी, ठीक है, कि कार्निवोर जो होते हैं इनडायरेक्टली डिपेंड करते हैं, इनडायरेक्टली डिपेंड इनडायरेक्टली ऑन प्लांट, ठीक है। इसको आप अच्छे से नोट करिए। और द फॉलोइंग स्केच, इसमें ये भी लिख लीजिए आप, द फॉलोइंग स्केच, ठीक है, द फॉलोइंग स्केच, इसको स्केच की बताना था ना हमको, इसको स्केच की तरीके से आपको करके समझाना है। तो द फॉलोइंग स्केच सॉल्व, यहां तक करके आप छोड़ दीजिए, पहले आप इसको नोट करिए अच्छे से, फटाफट इसको नोट करिए आप लोग, फिर हम इसका स्केच बनाएंगे। चलिए ले लिया आप सभी ने स्क्रीनशॉट इसका, ठीक है, मैं इसको रख कर देता हूं। अब हम स्केच की बात करेंगे। चलिए देखिए होता क्या है इसमें, मैं आपको कुछ एक एग्जांपल दे रहा हूं, तो आप लोग अपनी कॉपी में अच्छे से नोट कर लेना इसको, ठीक है। देखिए स्केच हम किस तरीके से बनाएंगे, स्केच में ऐसा होता है, देखिए इसमें जो क्वेश्चन में पूछा था, देखिए कई बार आपने देखा होगा, मान लीजिए मेरे पास ये क्या है, प्लांट है, ठीक है, प्लांट है, इसको कौन खाता है, प्लांट को बताओ, प्लांट को कौन खाता है, प्लांट को जो है हमारे हिरन खा लेते हैं, या जो है हमारे बुफेलो वगैरह हैं, या प्लांट को कौन खा लेता है डायरेक्ट, काऊ भी खा लेते हैं, ठीक है। अब काऊ को डायरेक्ट कौन खा लेता है बताओ, लायन खा लेता है, यानी कि लायन शेर खा लेता है। अब एक बात आप इसमें ध्यान दीजिए, जो प्लांट है उसको डायरेक्ट कौन खा रहा है यहाँ पे, काऊ, यानी कि ये डायरेक्टली जो काऊ का डायरेक्टली सोर्स है वो क्या है, प्लांट। लेकिन क्या शेर घास खा सकता है, क्या ये खा रहा है, लेकिन बीच में कौन आ रहा है, कनेक्टिंग लिंक है, कनेक्टिंग लिंक, इस ध्यान को, कनेक्टिंग लिंक को समझने की कोशिश करिए।
कहीं ना कहीं काउ जो है वो डायरेक्ट क्या खा रही है, प्लांट, लेकिन जो लॉयन है क्या वो डायरेक्ट प्लांट खा रहा है, नहीं, वो किसको खा रहा है, काउ को, यानी कि हमारी गाय को कौन खा रहा है, इसको इस तरीके से आप लोग समझिए, यानी कि लायन ने काउ को खाया, काउ क्या खाती है, घास, ये साइकिल जो है वो नीचे से चलती है, यानी हमारे पास घास है, घास को गाय ने खाया, गाय को किसने खा लिया, शेर ने खा लिया, ठीक है, और इसको भी आगे ईगल खा जाता है, फिर बाज, शेर को भी ईगल खा जाता है मरने के बाद, ठीक है। तो एक कंडीशन तो ये हो गई, कुछ एक एग्जांपल और ले लेते हैं इसका हम। इधर देखिए घास होता है हमारे पास में या प्लांट होते हैं, उसको कौन खाता है, टिड्डी खाती है, टिड्डी, ठीक है, जो छोटे छोटे फसलों पे लगती है टिड्डी। अब टिड्डी को कौन खा जाता है, फ्रॉग यानी कि मेंढक, और मेंढक को कौन खा जाता है, फिर सांप, ठीक है, सांप को कौन खा जाता है, फिर बाज। तो ऐसे एग्जांपल हो सकता है इसका, ठीक है। यहाँ प्लांट हमारे पास, प्लांट को किसने खाया, टिड्डी ने खाया, टिड्डी को किसने खाया, मेंढक ने खाया, मेंढक को किसने खाया, सांप ने खाया, सांप को किसने खाया, बाज ने खाया। तो अब जो डायरेक्टली यहाँ प्लांट है मेरे पास में, प्लांट को डायरेक्ट किसने खाया, टिड्डी ने खाया, ठीक है। तो प्लांट का जो अल्टीमेट डायरेक्ट सोर्स है वो टिड्डी है, ना कि सांप, ये तो नहीं। एक एग्जांपल और ले लीजिए इधर की साइड में, देखिए एक एग्जांपल अगर मैं और दूं, मेरे पास मान लो ये प्लांट है, प्लांट है या ग्रास है, घास है, ठीक है, ये मेरे पास मान लीजिए घास है, ठीक है। घास को किसने खाया, जैसे इधर बिच्छू, सॉरी उसने खाया, क्या बोलते हैं, जो घास था मेरा वो किसने खाया, टिड्डी ने खाया। टिड्डी को किसने खाया, फिर टिड्डी को मेंढक ने खाया, फ्रॉग ने खाया, फ्रॉग को किसने खाया, फिर फ्रॉग को स्नेक ने खाया, सांप ने खाया, सांप को किसने खाया, फिर ईगल ने खाया। तो ऐसे ही इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल बन सकते हैं, एक दो अपने माइंड से भी बताना मुझे, ठीक है। कुछ एक एग्जाम्पल हम और ले सकते हैं, जैसे डायरेक्टली एक दूसरे पे डिपेंड रहेंगे, इनडायरेक्टली कई बार आपने देखा होगा कि जो हमारे बिच्छू होते हैं उनको मछलियां खा जाती हैं, ठीक है। मछलियों को कौन खा जाते हैं, बगुले खा जाते हैं। अब बगुले को कौन खा जाता है, बाज खा जाता है। तो कहीं ना कहीं ये एक साइकिल बनी हुई है, ठीक है, एक साइकिल ये बनी हुई है। तो बस क्वेश्चन में यही कहा था कि जो कहीं ना कहीं जो ये हमारा प्लांट है ये अल्टीमेट सोर्स होता है फूड के लिए, यानी ये सभी के लिए अल्टीमेट होता है, लेकिन अल्टीमेट होता जरूर है, लेकिन कुछ के लिए तो डायरेक्टली और कुछ के लिए इनडायरेक्टली, ठीक है। तो इसको, स्केच को हल्का सा इस लाइन को नोट कर लीजिए, यहाँ पे आप ईगल नोट कर सकते हैं, ईगल, ठीक है, इसको भी आप नोट कर लीजिए। यानी प्लांट को काऊ ने खाया, काऊ को लॉयन ने खाया, लॉयन को फिर किसने खा लिया, ईगल ने खा लिया। तो ये एक साइकिल चलती है, ठीक है, नेचर का ये रूल है जो इस तरीके से चलता है, इसको आप नोट करिए, ठीक है। फिर अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। देखिए स्टूडेंट, अब जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो आता है आपका फिलअप का, ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स, फिलअप, यानी कि आपको जो वर्ड है उसके फिल इन द ब्लैंक्स भरने हैं। तो मैं यहाँ पे कुछ वर्ड लिखूंगा, आपकी एक्सरसाइज से रिलेटेड ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है, ठीक है, फिलअप्स वाला। तो ये आपका जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ध्यान देंगे। तो आपके पास में जो पहला फिलअप है वो क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा आप लोग, ग्रीन प्लांट आर कॉल्ड, यानी कि ग्रीन प्लांट आर कॉल्ड, यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक्स दे दिया है, ठीक है। और इसके आगे क्या लिखा है फिर, सिंस दे सिंथेसिस, सिंस दे सिंथेसिस बियर अवर फूड, ठीक है, बियर अवर फूड, ये आपका जो है वो पहला फिल इन द ब्लैंक्स है, ठीक है। तो इसमें क्या कहा है, ग्रीन प्लांट आर कॉल्ड, उन हरे पादपों को या हरे पेड़ पौधों को क्या कहते हैं, सिंस दे सिंथेसिस देयर ओन फूड, जो अपना खाना स्वयं बनाते हैं, ठीक है। तो ऐसे जो पेड़ पौधे होते हैं, ऐसे जो ग्रीन ग्रीन प्लांट होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, जो अपना खाना स्वयं बनाते हैं, उनको हम बोलते हैं ऑटोट्रोप्स। क्या बोलते हैं, ऑटोट्रोप्स। तो इसमें मैं फिल कर देता हूं, मैं यहाँ पे पिंक से फिल कर देता हूं, आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है, ऑटोट्रोप्स। क्या बोलेंगे इसको, ऑटोट्रोप्स। हिंदी की बात करूं तो स्वपोषी, यानी कि स्वपोषी कौन होता है, जो अपना पोषण, अपना न्यूट्रिशन खुद से तैयार करते हैं, ना कि किसी
दूसरों पर डिपेंड रहते हैं। जैसे पैरासाइट हमने पढ़ा था, वो क्या थे, वो दूसरों के ऊपर डिपेंड थे, वो परजीवी थे, ठीक है। लेकिन जो अपना खाना स्वयं बनाते हैं उनको बोलते हैं हम ऑटोट्रोफ्स, यानी कि स्वयंपोषी। चलिए आपका नेक्स्ट जो सेकंड वाला फिलअप्स है उसको मैं लिख रहा हूं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। द फूड सिंथेसिस बाय प्लांट, द फूड synthesis by plant is stored as यहां पे फिर आपका फिल द ब्लैंक्स दे दिया। इसने कहा है द फूड सिंथेसिस बाय प्लांट इज स्टोर्ड एज, यानी कि जो पेड़ पौधे हैं वो अपने भोजन को किस रूप में संचित रखते हैं या किस रूप में स्टोर करते हैं, किस रूप में अपना जो है वो सेव करते हैं अपने खाने को, ठीक है। द फूड सिंथेसिस बाय प्लांट इज स्टोर्ड एज, यानी किसकी तरह वो अपना जो है वो फूड है वो उसको स्टोर करते हैं, तो वो करते हैं स्टार्च के रूप में। इसको स्टार्च, STARCH, स्टार्च। और अगर मैं बात करूं हिंदी की तो हिंदी में इसको मंड बोलते हैं, ठीक है, मंड। तो ध्यान दीजिए आप लोग, द फूड सिंथेसिस बाय प्लांट इज स्टोर्ड एज स्टार्च, यानी स्टार्च के रूप में जो है वो अपना भोजन संचित करते हैं। कौन? प्लांट्स, पेड़ पौधे। चलिए आपका जो थर्ड वाला है, थर्ड वाला आपका है, इसको मैं लिखता हूं, इसको आप इन फोटोसिंथेसिस, ठीक है, इन फोटोसिंथेसिस, PHOTO सिंथेसिस, SYNTHSIS, इन फोटोसिंथेसिस। थर्ड नंबर का जो है आपका इन फोटोसिंथेसिस सोलर एनर्जी इज, ठीक है, कैप्चर्ड बाय पिगमेंट कॉल्ड, कैप्चर्ड बाय पिगमेंट कॉल्ड। तो यहां पे आपका क्या है, फिलअप, यानी कि खाली जगह, फिल द ब्लैंक्स है, आप फिल करना है आपको, यहां ब्लैंक दे दिया। इन फोटोसिंथेसिस सोलर एनर्जी इज कैप्चर्ड बाय पिगमेंट कॉल्ड। देखिए फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है उसमें जो एनर्जी को कैप्चर करता है उस पिगमेंट का क्या नाम है, दैट इज क्लोरोफिल। क्या है? क्लोरोफिल, CHLOROPHYLL, ये है अपना क्लोरोफिल। देखिए फिर से देखिए, इन फोटोसिंथेसिस सोलर एनर्जी इज कैप्चर्ड बाय पिगमेंट कॉल्ड, ठीक है। तो उस पिगमेंट का क्या नाम है, उसका नाम है क्लोरोफिल। तो ये कुछ एक फिल ब्लैंक्स आपके, इनको आप नोट करते रहिए। चलिए तो अब हम बात करेंगे अपने फोर्थ वाले फिलिप्स की। मैं इसको रब कर देता हूँ, एक बार चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और सभी बच्चों को मैं बता दूं, वीडियो को पूरा देखना, मुझे पूरा का पूरा लेक्चर जो है वो इसी वीडियो में खत्म करना है। वीडियो थोड़ी लेंथी जरूर होगी, लेकिन मैंने अपनी तरफ से पूरा 100% दिया है आप लोगों के लिए, और मैंने गुंजाइश नहीं छोड़ी कि कहीं आपको लगे कि आपका कोई डाउट क्लियर ना हो। पहली बात तो ये है, लेकिन फिर भी कोई दिक्कत किसी को क्वेरी है तो वो मुझे पर्सनली मैसेज कर सकता है। लेकिन मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि बहुत अच्छे से आप इस चैप्टर को समझें, क्योंकि ये बेसिक है, ये शुरुआत आपकी 7th क्लास में एंट्री करने का एक रास्ता है साइंस की तरफ अपने कदम बढ़ाने का। तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है और मैं आशा करता हूँ कि आप इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि ये जो चैप्टर है ये कड़ी है आगे जाने की। तो आगे इसी श्रृंखला में, इसी जो है फिर वो इसी क्रम में हम क्या करेंगे, इसी सीरीज में अगले चैप्टर पढ़ेंगे। अगर आप स्टार्टिंग से ही देखो, अभी लॉकडाउन है, लॉकडाउन की वजह से क्या है, बच्चों की पढ़ाई भी डिस्टर्ब हो रही है। बहुत सारे से बच्चे हैं कि अच्छे से पढ़ नहीं पा रहे हैं, या फिर आप कह लीजिए कि थोड़े उनके पास में संसाधन सीमित है, किसी को बुक नहीं मिल पाई तो किसी को अभी जो है वो नोटबुक नहीं मिल पाई, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन मैंने यहाँ पे जो क्वेश्चन लिखे हैं वो इसलिए लिखे हैं कि जिस बच्चे के पास कोई लिमिटेड संसाधन है या लिमिटेड रिसोर्सेज है, उसको भी कोई दिक्कत परेशानी यहाँ पे ना हो। तो मैं इसलिए क्वेश्चन को भी साथ के साथ लिख रहा हूँ। मुझे परवाह नहीं है कि वीडियो लंबा हो जाता है तो कोई बात नहीं है, लेकिन मैं आशा करता हूँ
कि अगर मैं अपना 100% दे रहा हूं तो प्रत्येक बच्चे का 100% मैं लूंगा भी। और इसके बाद बता दो आपको, ये चैप्टर कंप्लीट होने के बाद में इसका टेस्ट भी जल्दी लेने वाला हूँ। टेस्ट मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, मैं वीडियो के माध्यम से लूंगा, ठीक है। तो उसमें फिर किसी तरह की मैं कोई गुंजाइश नहीं रखूंगा, ठीक है। अच्छे से आपकी डांट भी लगेगी और आपकी पिटाई भी होगी, तो इस वजह से आप अच्छे से इसको तैयार कर लेना, ठीक है। चलिए अगला जो हमारा फिलअप्स है हम उसकी तरफ चलते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट फिलअप है हमारा, ध्यान दीजिएगा, मैं नोट करता हूं, आप भी नोट कर लेना, ठीक है। देखिए, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्लांट टेक, DURING, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्लांट टेक इन, क्या कर लेते हैं वो, प्लांट टेक इन, प्लांट टेक इन, यहां पे आपको उसने ब्लैंक कर दिया, ठीक है। और फिर एक आगे इसमें आपको कॉलम दिया है, ठीक है। यहां पे देने के बाद उसने यहां क्या लगा दिया, एंड, एंड, ठीक है। और इस एंड के बाद फिर इसने क्या 2-4 लाइन दे दी आपको, रिलीज, यहां पे क्या कर दिया उसने, रिलीज, और फिर एंड ब्लैंक दे दिया। तो इसको फिल करना है, ठीक है। तो देखिए, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्लांट टेक इन फिल द ब्लैंक्स एंड रिलीज दैट व्हाट, ठीक है। एक्चुअली इसका मतलब समझिए आप क्या है। देखिए, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्लांट टेक इन, यानी ड्यूरिंग का मतलब होता है दौरान, किसके, फोटोसिंथेसिस के, यानी कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान पेड़ टेक इन, कौन सी चीज है जो अंदर लेते हैं, तो दैट इज, बताइए आप लोग, मैंने बताया है आपको, अगर आप चैप्टर अच्छे से पढ़ेंगे तो आप शायद जो फिलअप्स वगैरह हैं इनको तो आप खुद ही टैकल कर लेंगे, ठीक है। जहां तक मुझे पता है आप लोगों का अच्छे से आप पढ़ेंगे तो आप इन फिलअप्स को खुद ही टैकल कर लेंगे अपने हिसाब से, अगर आप अच्छे से चैप्टर को पढ़ेंगे। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ एक चैप्टर को 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए। हिंदी में कन्वर्ट नहीं कर सकते तो डायरेक्टली इंग्लिश आप लोग रीडिंग लगाइए, उसका जो बेनिफिट होगा वो आप लोगों को होने वाला है, ठीक है। एक बार समझ में नहीं आता 2 बार पढ़िए, आप 3 बार एक चैप्टर को पढ़िए, जब तक उसकी बेसिक जड़ पे हम ना चले जाएं, यानी कि उसके डीप में हम ना पहुंच जाए, तब तक छोड़ना नहीं है हमें। तो देखिए इसमें क्या होगा, यानी इसमें पूछा है प्रकाश संश्लेषण के दौरान पेड़ पौधे अंदर क्या लेते हैं, तो वो क्या लेते हैं बताओ, वो लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। और इट इज बिल्कुल ये, दैट इज जस्ट अपोजिट टू ह्यूमन बींग्स, ठीक है। हम क्या इनटेक करते हैं, हम ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं, क्या लिया मैंने, ऑक्सीजन, और टेक आउट क्या गया बाहर, जो मैंने बाहर निकाला वो CO2 निकाला, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। और ये हमारे अपोजिट करते हैं, ये भी एक साइकिल है। देखिए, हम ऑक्सीजन लेते हैं, ये ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, हम ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, ये ऑक्सीजन को लेते हैं। तो दैट वी आर जस्ट अपोजिट, इस मामले में हम क्या है, एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट है। इसलिए तो बोलते हैं पेड़ पौधों की कटाई मत कीजिए, अगर आप ज्यादा पेड़ पौधे काटेंगे तो हमको ऑक्सीजन कहां से मिलेगी, क्योंकि ऑक्सीजन को वो लोग रिलीज करते हैं, ठीक है। और हम क्या करते हैं, उसको इनटेक करते हैं, और ये आउटटेक करते हैं उस चीज को। तो ठीक है, देखिए इसमें ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्लांट टेक इन CO2, ठीक है। पूरा नाम इसका लिख लीजिए, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, और ब्रैकेट में आप CO2 भी लिख लेना इसको, ठीक है। और रिलीज क्या करते हैं वो बच्चे, ऑक्सीजन करते हैं, ऑक्सीजन, इसको आप O2 भी ब्रैकेट में कर सकते हैं। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, बस ये ध्यान रखना, अगर एग्जाम में इस तरीके का आपको क्वेश्चन आ जाए तो किस तरीके से टैकल करना है, ये समझ लेना कि कहीं ना कहीं पेड़ पौधे इस कंडीशन में हमारे क्या है, वो जस्ट अपोजिट है। हम क्या लेते हैं, क्या लिया, ऑक्सीजन, छोटा क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन यहाँ इन्होंने लिया क्या, इनटेक क्या किया, दिस, एंड आउटटेक क्या किया, दिस। तो फिलअप्स आपके यहीं पे कंप्लीट हो गए हैं। अब हम आगे जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है उस पर बात करने वाले हैं, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। तो चलिए फ्रेंड्स, आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। इसको आप नोट करिए फटाफट, क्वेश्चन नंबर 7। इसमें क्या दिया है, उन्होंने जो कहा है, नेम द फॉलोइंग, ठीक है, नेम द फॉलोइंग, नेम द फॉलोइंग। अब नेम द फॉलोइंग, इसका आपको नेम देना है, ठीक है। इसमें आपको जो है वो नाम बताना है, एक वर्ड आपको, एक सेंटेंस आपको, एक वाक्य आपको दिया गया है, उसको देखकर उसका नाम बताना है कि वो क्या चीज है। तो
देखिए नेम द फॉलोइंग अपना फर्स्ट वाला जो है वो देखिए क्या दिया है, अ पैरासाइट प्लांट विद येलो, ए पैरासाइट प्लांट विद येलो। ठीक है, इसको आप नोट करिए, अ पैरासाइट प्लांट विद येलो स्लेंडर एंड ट्यूबुलर स्टेम। ठीक है, अ पैरासाइट प्लांट विद येलो सिलेंडर एंड ट्यूबुलर स्टेम, येलो सिलेंडर एंड ट्यूबुलर स्टेम एंड स्टेम। इसका आपको नाम बताना है, इसका नाम क्या है। देखिए, अ पैरासाइट प्लांट विद येलो सिलेंडर एंड ट्यूबुलर स्टेम, एक पैरासाइट प्लांट का आपको नाम बताना है जो पीला होता है हल्का, और क्या होता है इसका, सिलेंडर ऑफ ट्यूबुलर स्टेम, यानी कमजोर तना होता है। तो मैंने आपको बताया था, तो उसका जो है उसका एग्जांपल है आपका कैक्टस। ठीक है, क्या है, कैक्टस, CUS। लिखिए, आप नाम लिखिए, मैं दूसरी चौक लेता हूं अभी। ब्लू कलर की, ठीक है, इसका नाम लिखिए आप लोग, कैस्कटा, कैस्कटा। ठीक है, इसको बोलते हैं कैस्कटा, और ये होता है हमारा अमर बेल। ब्रैकेट में आप लोग लिख लेना अमर बेल, ताकि आपको याद भी रहे। ठीक है, दूसरा जो आता है आपका सेकंड नंबर पे, वो है हमारे पास में, इनको आप नोट करना है, मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें हैं। ठीक है, तो दूसरा वाला जो है हमारे पास में, प्लांट दैट हैज बोथ ऑटोट्रोपिक। ठीक है, प्लांट हैज दैट बोथ ऑटोट्रोपिक, स्पेलिंग आप सही से लिख लेना। ठीक है, प्लांट्स दैट हैज बोथ ऑटोट्रोपिक एंड हेट्रोट्रोपिक, a plant has that both autotrophic and heterotrophic mode of nutrition। ठीक है, heterotrophic mode of nutrition। इसमें आपको बताना है प्लांट है, ऐसा मतलब ऐसे पेड़ के बारे में बताना है जो दोनों कंडीशन जो फॉलो करता है, यानी ऑटोट्रोपिक भी होता है और हेट्रोट्रोपिक भी होता है, यानी अपना खाना खुद भी बनाता है, दूसरों के साथ भी या दूसरों से भी ले लेता है अपना न्यूट्रिशन। तो इस तरह के प्लांट को हम क्या बोलेंगे, पिचर प्लांट। ठीक है, क्या बोलेंगे, पिचर प्लांट। मैं देता हूं, पिचर प्लांट। देखिए, ये इस तरीके के जो पेड़ पौधों की मतलब इस तरीके का ये होता है, ये अपना जो न्यूट्रिशन है वो खुद से भी बना लेता है। इसको घटवर्णी भी बोलते हैं हिंदी में, बोलते हैं इसको घटवर्णी। ठीक है, तो प्लांट हैज दैट बोथ ऑटोट्रोपिक एंड हेट्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जिसके अंदर दोनों तरीके के मोड होते हैं, दैट इज पिचर प्लांट। ये आपका कैसा होता है, पिचर प्लांट होता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका थर्ड वन। ठीक है, ये है आपका द पोर थ्रू, द पोर थ्रू। इसमें आपको पूछा है रंध्र के बारे में। पोर का मतलब होता है रंध्र, यानी कि जो क्लोरोफिल में हेल्प करते हैं। ठीक है, स्टोमेटा ये पत्तियों के अंदर होते हैं। ठीक है, तो क्या बोलते हैं इसको, द पोर थ्रू विच लीव्स एक्सचेंज गैस। ठीक है, विच एक्सचेंज गैसेस। ठीक है, तो इसमें क्या होगा हमारे पास में, द पोर्स थ्रू विच लीव्स एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ऑफ लगा देंगे। ठीक है, अब अच्छा लगेगा। उन पोर्स को क्या कहते हैं, यानी उन खाली जगहों को क्या कहते हैं,
पोर्स का मतलब होता है हमारे स्टोमेटा से रिलेटेड है, द पोर्स थ्रू विच लीव्स एक्सचेंज ऑफ गैस, जो पत्तियों में गैसों का जो आदान प्रदान करने में हेल्प करते हैं, तो दैट इज स्टोमेटा। क्या होता है? स्टोमेटा, जिसको हिंदी में बोलते हैं रंध्र। क्या बोलते हैं? रंध्र। और ये मेनली क्या काम करते हैं? ये हमारे जो लीव्स हैं उनके अंदर जो गैस का एक्सचेंज होता है उसको करने में हेल्प करते हैं। जब आप 11th में 12th में आ जाओगे तो बायोलॉजी में आप लोग पढ़ोगे, इस तरीके की शेप उनकी होती है, ठीक है, इस तरीके की। जब उन पर सनलाइट पड़ती है तो ये ओपन हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही डार्कनेस हुआ, कोई अंधेरा हुआ या रात में, ये ऑटोमेटिक क्लोज हो जाते हैं, ठीक है। आगे पढ़ेंगे तो इतना ज्यादा भी डीप जाने की जरूरत नहीं है, अभी इतना जान लो बस। द पोर्स थ्रू विच लीव्स एक्सचेंज ऑफ गैसेस, दैट इज स्टोमेटा, एंड अ पैरासाइट प्लांट विद येलो सिलेंडर एंड ट्यूबुलर स्टेम, दैट इज कैस्केटा, एंड सेकंड वन इज प्लांट हैज दैट बोथ ऑटोट्रोपिक एंड हाइड्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है, दैट इज पिक्चर प्लांट। तो इसको फटाफट सा नोट करिए, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी बच्चे अच्छे से। तो जो फ्रेंड्स आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो आता है आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें देखिए क्या कहा गया है हमको, इसमें टिक द करेक्ट आंसर। क्या करना है? टिक द करेक्ट आंसर। टिक द करेक्ट आंसर। इसमें क्या करना है आपको, जो करेक्ट आंसर है उस पर आपको टिक लगाना है। 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप इसको हम बोल सकते हैं, ठीक है। ये आपका ऑब्जेक्टिव टाइप रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक। तो पहला क्वेश्चन जो आपका है, अमरबेल इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ये आपको बताया है मैंने, सुबह से यही बात चल रही है आज। तो चलिए फर्स्ट नंबर का है, अमरबेल इज an example, अमरबेल is an example of, यहाँ पे डॉट डॉट डॉट, ठीक है। ये आपका क्या होता है? अमरबेल। तो इसके 4 ऑप्शन आपको दिए हैं, ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट दिया है आपका ऑटोट्रोपिक, ऑटोट्रोपिक। सेकंड आपका दिया है ऑप्शन, इसमें एक आपका ऑटोट्रोपिक दे दिया, इसके बाद आपको दे दिया पैरासाइट, ठीक है। क्या दिया? पैरासाइट, पैरासाइट। थर्ड आपको क्या दिया है इसमें? थर्ड नंबर पे आपको दिया है इसमें सेप्रोट्रोप। क्या दिया है? सेप्रोट्रोप। सेप्रोट्रोप। एंड फोर्थ नंबर पे इसमें आपको दिया है, फोर्थ नंबर पे इसमें आपको जो दिया है वो है आपका होस्ट। क्या दिया है? फोर्थ नंबर पे होस्ट, होस्ट। ये आपके पास ऑप्शन है। तो इसमें पूछा है अमरबेल इज एन एग्जाम्पल ऑफ, यानी अमरबेल इनमें से किसका उदाहरण है? ऑटोट्रोपिक का है, पैरासाइटिक का है, सेप्रोट्रोप का है, या फिर होस्ट का है? तो करेक्ट आंसर इज आपका पैरासाइट। क्या अमरबेल अपना खाना अब खुद से बनाता है? नहीं, वो परजीवी है, वो दूसरे जो है, दूसरी चीजें या दूसरे प्लांट या दूसरी जो अन्य किसी के ऊपर निर्भर है, परजीवी, दैट इज पैरासाइट। तो इसके करेक्ट आंसर में आपको पैरासाइट लिखके इसको टिक करना है। सेप्रोट्रोप भी नहीं होगा, ये तो आपका मृतोपजीवी होता है। ऑटोट्रोप वो अपना स्वयं नहीं बनाता, स्वयंपोषी नहीं होता, वो परजीवी होता है, तो दैट इज पैरासाइट, ठीक है। तो आपका जो दूसरे नंबर का है, इसमें मैं एक और आपको दिया है, ठीक है। तो मैं दूसरे नंबर का यहाँ पे नोट कर देता हूँ। तो इसमें दूसरा नंबर दिया आपका। तो अगला जो नेक्स्ट वाला है आपका सेकंड नंबर का, उसको आप देखिए क्या है। इसमें दिया है आपको द प्लांट्स विच ट्रैप्स एंड फीड्स, द प्लांट which traps and feed, इसको आप नोट करिए, the plants which traps and feed on insect is, ठीक है, on insect is, इसको आप नोट कर लीजिए। इसका मैं करेक्ट आंसर लिख देता हूं सीधा। इसमें आपको जो है वो 3 ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है, 3 नहीं 4 ऑप्शन इसमें आपको दिए गए हैं। तो एक तो है आपका कैस्केटा, एक है आपका चाइना रोज, एक है आपका रोज, एक है आपका पिचर प्लांट। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका होगा पिचर प्लांट, ठीक है। पिचर
प्लांट। इसमें चाइना रोज नहीं होगा, कैस्कटा नहीं होगा, या सिंपल रोज भी इसके अंदर नहीं होगा। तो दैट इज सॉरी, करेक्ट आंसर इज पिचर प्लांट। यानी इसमें पूछा आपको द प्लांट विच ट्रैप्स एंड फीड्स ऑन इंसेक्ट्स। ठीक है, इसमें आपको वो प्लांट बताना है। देखिए इसमें कंडीशन दोनों होती है पिचर प्लांट वाले में, इसमें दोनों होते हैं, ऑटोट्रोपिक भी होता है और ये जो है वो सेप्रोट्रोप भी होता है, सॉरी पैरासाइट भी होता है और ऑटोट्रोप भी होता है। तो दोनों कंडीशन को फॉलो करता है। तो उसका करेक्ट आंसर क्या होगा? पिचर प्लांट। फटाफट से इसको नोट करिए। फिर अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है दैट इज मैच द फॉलोइंग। ठीक है, यानी कि आपको जोड़े मिलाने हैं कॉलम ए से कॉलम बी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका दिया गया है वो मैच द फॉलोइंग। ठीक है, मैं शॉर्ट में क्वेश्चन को लिख देता हूं यहाँ पे, मैच द फॉलोइंग। मैच द फॉलोइंग। इसमें आपको दो तरीके के कॉलम दिए होंगे। ठीक है, तो इसमें आपको 1 2 3 4 5 इस तरीके से होगा आपके पास में, और इधर भी ऐसे होगा 1 2 3 4 5। यहाँ पे आप लिख लेना कॉलम ए और इधर लिख लेना कॉलम बी। ठीक है, यहाँ पे ये बाकी आप इसको यहां से कर लेना। ये कॉलम ए होने वाला है आपका। ठीक है, कॉलम ए दैट इज कॉलम बी। कॉलम बी। ठीक है, तो हमारे पास ये दो कॉलम है, इनके हमको जो है वो आंसर मिलाना है। देखिए मैं यहाँ पे लिखूंगा एक नंबर पे 1, 2 पे 2, 3 पे 3, 4 पे 4, 5 पे 5, और मैं इसको यहाँ आपको मैच करूंगा कि इसका ये इसका ये। लेकिन आपको कॉपी में जो करना है वो जो है वो साथ के साथ इस तरीके से करना है ताकि उसके सामने ही आप उसका आंसर लिख दें। ठीक है, तो चलिए जो सबसे पहला आपका इसके ऑप्शन लिख देता हूँ 5। तो जो फर्स्ट नंबर पे आपको दिया गया है यहाँ पे एक नंबर में कॉलम ए की तरफ आपको दिया है क्लोरोफिल। ठीक है, CHLOROPHYLL क्लोरोफिल। इसके बाद आपको दिया है यहाँ पे नाइट्रोजन। क्या दिया है? नाइट्रोजन, NITROGEN नाइट्रोजन। ठीक है, इसके बाद आपको क्या दिया है यहाँ पे? ऑमरबेल। ठीक है, इसको मैं नाइट्रोजन के बाद आपको जो दिया गया है वो अमरबेल दिया है, या कैस्कटा लिख सकता हूँ। चलिए मैं अमरबेल लिख देता हूँ। कितने हो गए आपके? 3। ठीक है, अमरबेल के बाद आपको जो दिया गया है वो एनिमल दिया है, फिर इंसेक्ट दिया है। एनिमल एंड लास्ट वर्ड इज इंसेक्ट। इंसेक्ट। ठीक है, अब इधर में आपको क्या क्या ऑप्शन दिए हैं मैं वो भी लिख देता हूँ। कॉलम बी की तरफ जो आपको दिए गए हैं, कॉलम बी में आपको दिया है बैक्टीरिया। ठीक है, फर्स्ट नंबर पे क्या है? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया फर्स्ट नंबर पे। ठीक है, सेकंड नंबर पे बैक्टीरिया के बाद आपको दिया है हेट्रोट्रोपिक। ठीक है, या हेट्रोट्रोप्स। हेट्रोट्रोप्स पहले आपको दिया है बैक्टीरिया, फिर आपको दिया है हेट्रोट्रोप्स, इसके बाद आपको दिया है पिचर प्लांट। ठीक है, पिचर प्लांट। अब चलिए थर्ड नंबर पे दिया तो पिचर प्लांट। पिचर प्लांट। ठीक है, इसके बाद आपका जो फोर्थ नंबर पे है, फोर्थ नंबर पे आपको दिया है लीफ, LEAF लीफ, और लास्ट में आपको दिया है पैरासाइट, पैरासाइट। तो अब ध्यान दीजिएगा सभी बच्चे, आपको उसको मैच करना है। मैं यहाँ मैच कर दूंगा, दूसरे कलर की चौक से करूंगा, लेकिन आपको क्या करना है, आपको जो इसमें दिया हुआ है आप उसके सामने लिखेंगे। देखिए जो बच्चे क्लोरोफिल कहाँ होता है, देखिए क्लोरोफिल मैंने कई बार आपको बता दिया कि कहाँ होता है। क्लोरोफिल होता है हमारा लीफ के अंदर, तो इसको मैं यहां से कहां लगाऊंगा? लीफ के अंदर। ठीक है, तो नाइट्रोजन, नाइट्रोजन कहां होता है हमारा, यानी नाइट्रोजन कौन करते हैं प्रोड्यूस? दैट इज बैक्टीरिया। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा अमरबेल। देखिए अमरबेल किस तरीके का पौधा है हमारा? एक पैरासाइट। ठीक है, और एनिमल्स में क्या आएगा? एनिमल्स कैसे होते हैं आपके? हेट्रोट्रोप्स होते हैं या पिचर प्लांट होते हैं? बताइए। एनिमल्स होते हैं आपके हेट्रोट्रोप्स। ठीक है, इसके बाद आता है आपका इंसेक्ट। इंसेक्ट कैसे होते हैं? इंसेक्ट मतलब कहाँ मैच होगा उसका? पिचर प्लांट से ऐड होगा इसका इंसेक्ट वाले का। ठीक है, तो ये मैंने जो है आपको वो एक वे में लगा दिए हैं, मैं आपको बोल के बता रहा हूं, लेकिन आपको सीरियल में लिखना है इसको। ठीक है, क्लोरोफिल का आप लोग लगाएंगे, लीफ लगाएंगे, यानी क्लोरोफिल के सामने आप लीफ लिखेंगे। नाइट्रोजन क्या गया? बैक्टीरिया लिखेंगे। अमरबेल क्या गया?
पैरासाइट लिखेंगे, एनिमल क्या आ गया हेट्रोट्रोफ लिखेंगे, और इंसेक्ट क्या आ गया टीचर प्लांट लिखेंगे। और अब हमारा जो चैप्टर है वो एंडिंग पे है, तो इसमें एक क्वेश्चन आपका बचता है ओनली, दैट इज ट्रू फॉल्स। तो अब हम उनकी बात करने वाले हैं, फटाफट से ट्रू फॉल्स पर आते हैं। तो उसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट, और फिर हम अगले टॉपिक की बात करते हैं जो हमारा है ट्रू फॉल्स। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है ट्रू फॉल्स का, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। स्टेट ट्रू फॉल्स, स्टेट ट्रू फॉल्स, यानी कि हमारा जो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट वाला है, इसको हम कैसे करेंगे, इसमें हम सीधे ट्रू फॉल्स की बात करेंगे, ठीक है। जो आपका फर्स्ट है, देखिए मैं क्वेश्चन भी नोट कर रहा हूँ, सॉरी लिख रहा हूँ, और आंसर भी लिख रहा हूँ, तो आप भी इसी तरीके से करना। आपका जो फर्स्ट है CO2 रिलीज ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस, यानी CO2 रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। इसमें आपको बताना है कि ये बात सही है या गलत। मैंने आपको बताया था CO2 रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, तो कैसा होता है, देखिए CO2 रिलीज क्या होता है, रिलीज तो भाई ऑक्सीजन होती है, इसको तो वो इनटेक करते हैं, रिलीज तो नहीं करते, इसको इनटेक करते हैं, इसको लेते हैं, वो इनटेक क्या करते हैं जो है CO2। लेकिन यहाँ रिलीज की बात करिए तो रिलीज क्या होता है O2 हमेशा, तो दैट इज रॉन्ग, ये कैसा है हमारा फॉल्स, आप लिखेंगे यहाँ पे फॉल्स, ठीक है। जो आपका सेकंड नंबर वाला है, अब उस पर बात करते हैं फटाफट से। सेकंड नंबर पे आपको जो दिया है प्लांट विच सिंथेसिस दियर, लिखिए इसको प्लांट विच सिंथेसिस, प्लांट विच सिंथेसिस दियर अवर फूड, ठीक है। प्लांट विच सिंथेसिस dear oven food themselves are called, ठीक है, themselves are called, themselves are called क्या, themselves are called saprotroph, ध्यान दीजिएगा आप लोग, saprotroph। फिर यहाँ पे ब्रैकेट है, इसने कहा है प्लांट विच सिंथेसिस दियर अवन फूड है इसमें, ठीक है, दियर अवन फूड, ठीक है, इसको आप लिख लेना, प्लांट विच सिंथेसिस दियर अवन फूड भी है यहाँ पे, ठीक है, फूड themselves आर कॉल्ड सेप्रोट्रोफ, यानी कि ऐसे पेड़ पौधे जो अपना खाना खुद से बनाते हैं, क्या वो सेप्रोट्रोफ होते हैं, नहीं, वो होते हैं ऑटोट्रोफ। मैंने आपको बताया था वो परजीवी नहीं होते, वो होते हैं स्वयंपोषी, यानी कि वो ऑटोट्रोफ होते हैं, तो दैट इज ऑल्सो फॉल्स, ये भी क्या हो गया आपका रॉन्ग हो गया, ठीक है। थर्ड पे बात करते हैं। थर्ड जो है हमारा, इसमें आपके ज्यादा नहीं है, इसमें आपके जो है वो 3-4 क्वेश्चन है, तो उसको हम लिखेंगे, अभी 1-2 और हैं। तो थर्ड नंबर पे आपको क्या दिया है, द प्रोडक्ट ऑफ, ठीक है, इसको लिखो आप, द प्रोडक्ट ऑफ, ये ओ अलग है इसके साथ में, ठीक है, ये हमारा थर्ड नंबर का है। द प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज नॉट ए प्रोटीन, द प्रोडक्ट ऑफ photosynthesis is not a protein, ये बात सही है या गलत है, एग्जैक्टली ये बात मेरे हिसाब से बिल्कुल सही है, मेरे हिसाब से नहीं, बुक के हिसाब से भी सही है, ध्यान दीजिएगा। द प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज नॉट प्रोटीन, ये तो बिल्कुल सही है, इसने नोट लगा दिया, ठीक है। अगर कोई यहाँ पे कह देता कि द प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज प्रोटीन, तो क्या प्रोटीन होता है, नहीं, क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, तो उसने नोट लगा दिया, यानी जो फोटोसिंथेसिस के दौरान जो उत्पाद बनता है, प्रोडक्ट होता है, वो प्रोटीन नहीं होता, तो ये बिल्कुल सही है, वास्तव में प्रोटीन नहीं। तो जो आपका नेक्स्ट आता है फोर्थ नंबर का, जो ट्रू फॉल्स आता है, वो क्या है आपका, ध्यान दीजिएगा। देखिए, सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड, कैसी, सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इन केमिकल एनर्जी,
solar energy is converted in chemical energy during photosynthesis. During photosynthesis. ध्यान दीजिएगा, सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इन केमिकल एनर्जी ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, यानी कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान सोलर एनर्जी रासायनिक ऊर्जा में, यानी कि ये सोलर एनर्जी केमिकल एनर्जी यानी रासायनिक ऊर्जा में बदल जाती है। तो बिल्कुल सही बात है, एग्जैक्टली, क्योंकि वो क्या करती है, फूड बनाती है। तो सनलाइट से लिया, उसने सूर्य से एनर्जी ली और उसको एक उत्पाद के रूप में बना दिया, तो प्रोडक्ट बनाया हमारा क्लोरोफिल, वो एक जो हमारी एनर्जी है इसको कन्वर्टेड फॉर्म में उसने कर दिया, यानी सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया ड्यू इन द प्रेजेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। एग्जैक्टली बिल्कुल सही है। ठीक है, अब आपके पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो आता है चूज द करेक्ट आंसर, ठीक है, या करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है वो है, ये आपका लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर आई थिंक 10 है। तो इसमें क्या है, चूज द करेक्ट ऑप्शन, चूज द करेक्ट आंसर, ठीक है। इसमें आप लोग ध्यान देंगे, इसमें आपको करेक्ट आंसर जो है वो चूज करना है। तो जो इसमें चूज करना है आपको, ठीक है, CHOOS, चूज द करेक्ट आंसर। तो इसमें आपको करेक्ट आंसर चूज करना है, ठीक है। तो आपका जो इसमें 2-3 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, तो उसमें से आपको जो है वो करेक्ट आंसर चूज करना है, ठीक है। तो आपका जो हमारे पास निकल के आता है, पहला स्टेटमेंट क्या है इसने दिया है, इसने दिया है प्लांट टेक कार्बन डाइऑक्साइड, यानी प्लांट टेक CO2 लिख रहा हूं मैं, कार्बन डाइऑक्साइड है, प्लांट टेक CO2 को आप देख लीजिए, प्लांट टेक CO2 फ्रॉम, प्लांट टेक CO2 फ्रॉम एटमॉस्फेयर, कहां से, एटमॉस्फेयर। क्या दिया है, प्लांट टेक CO2, या ये CO2 का क्या पढ़ेंगे, इसको आप कार्बन डाइऑक्साइड भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। प्लांट टेक CO2 फ्रॉम एटमॉस्फेयर मेनली थ्रू दियर, क्या होगा, मेनली, इसमें आगे लिख लीजिए आप लोग, मेनली, एटमॉस्फेयर के बाद आप लोग लिख ले मेनली थ्रू दियर CO2 फ्रॉम एटमॉस्फेयर, मेनली थ्रू, मेनली थ्रू, यहां पे आपको इसका स्टेटमेंट लिखना है कि ये क्या है, ठीक है। तो प्लांट टेक्स CO2 फ्रॉम एटमॉस्फेयर मेनली थ्रू, देखिए प्लांट जो होता है वो क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एटमॉस्फेयर से किस तरीके से लेता है, वो बताइए आप लोग, कैसे लेगा, वो रूट से लेगा। इसमें 3-4 ऑप्शन आपके पास दिए हैं, रूट दिया है, रूट हेयर दिए हैं, या स्टेम दिया है, या लीफ दिया है। तो करेक्ट आंसर इज लीफ, पत्तियों के द्वारा, इसके द्वारा। तो इसका जो आंसर होगा करेक्ट आंसर, मैं जो इनकरेक्ट आंसर इसको नहीं लिख रहा हूं, डायरेक्ट में करेक्ट आंसर लिख रहा हूं। देखिए, चूज द करेक्ट आंसर, चूज करने हैं, 4 ऑप्शन आपको वहां पे दिए होंगे। तो पहला है इसमें प्लांट टेक CO2 फ्रॉम एटमॉस्फेयर मेनली थ्रू, यानी प्लांट टेक कार्बन डाइऑक्साइड का मतलब प्लांट जो है कार्बन डाइऑक्साइड वो कहां से लेता है, वातावरण में से किस तरीके से लेता है, तो उसका सोर्स क्या है, मेनली, ठीक है। उसमें लीफ है, या रूट है, या रूट हेयर है, या स्टेम है। तो करेक्ट आंसर इज लीफ, ठीक है। चलिए मैं ऊपर से रख कर देता हूं इसको। आपका पूरे चैप्टर का जो है वो लास्ट क्वेश्चन है, यानी कि इसी वाले का जो है वो क्वेश्चन नंबर 10 का सेकंड पार्ट है, ठीक है। तो हम जो है वो मूव ऑन करने वाले हैं, या मूव कर चुके हैं कहीं ना कहीं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 का जो है वो सेकंड पार्ट है, ठीक है, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, ठीक है। इसमें हमें क्या दिया है, विच पार्ट ऑफ प्लांट, ठीक है, प्लांट का कौन सा पार्ट, और क्या पूछा उसके बारे में, विच पार्ट ऑफ प्लांट। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है इसमें, विच पार्ट ऑफ प्लांट टेक इन CO2, ठीक है, टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड, विच पार्ट ऑफ प्लांट टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर, फ्रॉम
द एयर, ठीक है, फ्रॉम द एयर फॉर फोटोसिंथेसिस, एयर फॉर फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस, ठीक है। ये हमारा जो है यहाँ पे फिनिश हो जाता है। इसमें कहा है विच पार्ट ऑफ प्लांट टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर फॉर फोटोसिंथेसिस, यानी फोटोसिंथेसिस में हमारे पास में कौन सा पार्ट होता है जिससे क्या करते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को इनटेक करता है, ठीक है। टेक इन कहा गया, तो उसने यहाँ पे क्या कह दिया, टेक इन। कौन सा पार्ट होता है वो, तो दैट इज स्टोमेटा, STOMATA, स्टोमेटा, जिसको बोलते हैं रंध्र, ठीक है। तो ये जो होते हैं हमारे पास में, इसको आप नोट कर लीजिए अच्छे से। ये स्टोमेटा क्या करते हैं, हमारे जो प्लांट होते हैं उनमें क्या करते हैं, ये एटमोस्फेयर से, सॉरी एयर से क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेते हैं। तो यही पे हमारा चैप्टर जो है वो फिनिश हो गया। अब जैसे चैप्टर फिनिश हुआ, आपके लिए 3 मेन बातें निकल के आई हैं, ठीक है। उन बातों को आप थोड़ा सा सीरियसली ध्यान से सुनिएगा जरा, ठीक है। मैं पहले बोर्ड रख कर रहा हूँ, ठीक है। इसको आप ऐसे करेंगे हम, ये जो आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ है, देखिए वीडियो लंबा जरूर है लेकिन इसमें पूरा चैप्टर अच्छे से मैंने कवर कर दिया, ठीक है। देखिए जितने बच्चे आप नेट यूज करते हैं लॉकडाउन में, हर बच्चा भी ऑनलाइन की तरफ अग्रसर है। देखिए पुलिस तो अभी ऑफ ही है, सभी के लॉकडाउन है। और देख लीजिए आप, मई का महीना चल रहा है, तो मई भी लगभग आधा चला गया, ठीक है, आधा मई चला गया है। तो आप लोग क्या करिएगा, सबसे पहले आप जैसे ही YouTube को ओपन करेंगे, ठीक है, YouTube को क्या करना है, आपको ओपन करना है, ठीक है। ओपन करेंगे, इसके बाद वहां पर सर्च करेंगे, सर्च बार में जाकर के क्या करेंगे, हाई रेटेड केमिस्ट्री, मेरे चैनल का नाम है ये, ध्यान देंगे सभी बच्चे, इसको माइंड में डाल लेंगे, ठीक है। हाई रेटेड केमिस्ट्री, हाई रेटेड केमिस्ट्री, ठीक है, यहाँ पे आर है। जब आप YouTube पे जाएंगे, आपको YouTube ओपन करेंगे, सर्च बॉक्स में जाएंगे, लिखेंगे हाई रेटेड केमिस्ट्री, तो वहां पे मेरा फोटो आएगा ऐसा, ठीक है, मेरे चैनल का लोगो होगा, वहां पे मेरा फोटो आएगा और इधर नीचे उसके लिखा हुआ आएगा बराबर में सब्सक्राइब, ठीक है। तो आप लोग क्या करेंगे, सब्सक्राइब को प्रेस कर देंगे, यानी कि इसको टिक कर देंगे, हाथ से इसको दबा देंगे सब्सक्राइब को। ये वैसे तो रेड कलर का होता है, लेकिन जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो ये व्हाइट कलर में आ जाएगा, ठीक है। और वहीं पे आपको क्या दिखाई देगा, आपको जो है वो बेल दिखाई देगी, ठीक है, बेल घंटी, उसको भी आप वहीं पे दबा देंगे, ठीक है, ताकि मेरी आगे से आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। और वही जैसे आप चैनल को देखेंगे, मेरी वीडियोस देखेंगे और साइड में स्क्रॉल को ऐसे करेंगे तो वहां एक ऑप्शन आएगा प्लेलिस्ट का, वहां पे आपको लिखा मिलेगा क्लास 7, क्या, क्लास 7 साइंस वीडियोस, साइंस वीडियोस, ठीक है। वहां क्या होगा, जब आप उस प्लेलिस्ट को खोलेंगे, आपको हर चैप्टर की, चैप्टर 1, 2, 3 सबकी एक्सप्लेनेशन के साथ पूरी वीडियो आपको वहीं पे मिल जाएगी। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि आपको अच्छे से क्या करना है। लॉकडाउन है तो पढ़ाई जारी रखें, पढ़ाई से दूर नहीं भागे। आप क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, सबसे पहले तो मेरा चैनल जो है वो हाई रेटेड केमिस्ट्री, ठीक है। दूसरी चीज, अगर आपसे कोई आपके दोस्त, रिश्तेदार, किसी कोई और बच्चा मदद लेना चाहता है तो आप बोल सकते हैं कि हमारे जो सर हैं उनका नाम रजत चौहान है, ठीक है। रजत चौहान सर का हमारे चैनल है जिसका नाम है हाई रेटेड केमिस्ट्री, आप उनको भी बोल सकते हैं ताकि और बच्चों को भी फायदा हो जाए। देखिए मैं समझता हूं कि हमारे पास अगर कोई नॉलेज है, हम उसको जितना ज्यादा बांटने की कोशिश करते हैं, यानी कि हम जितना ज्यादा उस नॉलेज को देते हैं तो उतना ज्यादा क्या है वो हमारे लिए अच्छी बात है, ठीक है। क्योंकि ज्ञान जो है वो बांटने से बढ़ता है, ठीक है। और ऐसे ज्ञान का कोई फायदा भी नहीं अगर हमारे पास कोई ज्ञान है उसको शेयर ना कर पाए। तो आपने सुना भी होगा, गुरु बिना ज्ञान न भक्ति, तो गुरु के बिना ज्ञान भी नहीं होता है, गुरु होना जरूरी है। तो ये समझ लीजिए आप लोग कि आपकी पूरी हेल्प होने वाली है वीडियो के माध्यम से भी, ऑडियो के माध्यम से भी, और लॉकडाउन के बाद क्लासेस में भी। तो सभी बच्चे इस कार्य को फटाफट से नोट कर लीजिए। मेरे चैनल का आप लोग, वैसे तो मैं इंडिविजुअली ग्रुप में सभी बच्चों के पास अपना लिंक भेजता रहता हूं, तो आप लोग चैनल का नाम भी याद रख लीजिए, हाई रेटेड केमिस्ट्री। ये YouTube में जाके सर्च करो, वहां पे मेरा चैनल आएगा,
उसको सब्सक्राइब करो। ठीक है, तो मिलते हैं अगली अच्छे एनर्जी के साथ अगली क्लास में। सेकंड चैप्टर पे मिलेंगे जल्द ही। तो थैंक यू क्लास, बाय स्टूडेंट।